अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू माय चैनल वॉइस ओवर बाय अमना शाह। आज मैं आपके साथ मलिक सफदर हयात की एक और सनसनीखेज तफ्तीशी कहानी शेयर कर रही हूँ। आइए कहानी का आगाज़ करते हैं। उन दिनों सर्दी कड़ाके की पड़ रही थी। दिन में बराए नाम धूप और बारिशों का लगातार शोर। इस रोज़ भी सुबह ही से वक्फे वक्फे से बारिश और बूंदाबांदी हो रही थी। ज़रा सी देर के लिए बारिश रुकती तो सरसराती हुई ठंडी ठार हवाएं जिस्म को छेदने लगती। मैं थाने तक पहुंचते पहुंचते खासा भीग चुका था। अपने कमरे की तरफ जाते हुए मैंने बरामदे में कुछ लोगों को बैठे हुए देखा। मुझे देखते ही वो उठकर खड़े हो गए। मैंने एक सरसरी निगाह इन पर डाली और अपने कमरे की जानिब बढ़ गया। थोड़ी ही देर के बाद एक कांस्टेबल ने अंदर आकर मुझे सल्यूट किया और बताया, मलिक साहब, छोटे चौधरी साहब खासी देर से आपका इंतज़ार कर रहे हैं। कौन छोटा चौधरी? मैंने इस्तफसार किया। कांस्टेबल ने जवाब दिया, बड़े चौधरी हक नवाज का पुत्र जी, चौधरी ड्रब नवाज। किसी कुड़ी के अगवा शगवा का मामला है जनाब। ठीक है, मैंने कहा, इन्हें अभी वहीं बिठाओ, मैं 10 मिनट बाद खुद ही बुला लूँगा। कांस्टेबल चला गया तो मैंने अपना भीगा हुआ यूनिफॉर्म तब्दील किया। ऐसे नाजुक मौके ही के लिए मैंने एक यूनिफॉर्म थाने में रख छोड़ा था ताकि बवक्त ज़रूरत काम आ सके। सावन भादों में तो अक्सर इसकी ज़रूरत पड़ती ही रहती थी। मैं तैयार होकर अपनी कुर्सी पर बैठ गया तो कांस्टेबल से कहकर बाहर बरामदे में बैठे हुए लोगों को अंदर बुला लिया। वो कुल 4 अफराद थे। चौधरी ड्रब नवाज इनमें नुमाया नजर आ रहा था। उसने कलफ लगी हुई कुर्ता शलवार पहन रखा था। कड़कड़ाते हुए कुर्ते के ऊपर सियाह वास्किट इसकी चौधराहट का मुंह बोलता सबूत थी। पाँव में तिल्लेदार खुस्सा और कंधे पर रंगीन पटका। उसने कुर्ते की आस्तीनें कोहनियों तक चढ़ा रखी थी। हालांकि अच्छी खासी सर्दी थी, मगर इसकी रगों में तो जवान खून दौड़ रहा था और जवानी दीवानी होती है। चौधरी ड्रब नवाज की उम्र लगभग 24 साल थी। इसे बिला मुबालगा गबरू जवान कहा जा सकता था। वो बाएं हाथ से मुसलसल अपनी मूंछों पर ताव दे रहा था। उसके चेहरे पर नुमाया चीज़ इसकी मूंछें और बाएं गाल पर एक स्याह मस्सा था। छोटे चौधरी के साथ दीगर 3 अफराद में से एक अधेड़ उम्र शख्स था। बाद में मुझे मालूम हुआ कि उसका नाम रहमत अली था। रहमत अली के साथ इसकी बीवी बशीरा और बेटा नसीर अहमद भी था। नसीर अहमद कमोबेश 20 साल का एक पस्ताकत नौजवान था। उसके चेहरे से बरहमी अयां थी। वो चारों मेरे कमरे में दाखिल हुए तो मैंने इन्हें बैठने का इशारा किया और इनकी आमद का मकसद पूछा। मुझे कांस्टेबल की ज़बानी मालूम हो चुका था कि किसी अगवा वगैरह का मामला है, मगर मैं सब कुछ इनकी ज़बान से सुनना चाहता था। मलिक साहब, अराइयों के लड़के ने रहमत अली की लड़की को अगवा कर लिया है, रब नवाज ने कहा। हम अगवा की रिपोर्ट दर्ज कराने आए हैं। मैंने परेशान सूरत रहमत अली की तरफ देखा। क्या नाम है तुम्हारी लड़की का? परवीन, रहमत अली ने जवाब दिया, मगर सब इसे पीनो कहते हैं। वो कब से लापता है? कल शाम से जी, रहमत अली के बजाय उसकी बीवी बशीरा ने जवाब दिया। मैंने तो रो रो के अपनी आंखें अंधी कर ली हैं जी। थानेदार साहब, मेरी पीनो को जल्दी ढूंढे जी, नहीं तो मैं जीते जी मर जाऊंगी। बशीरा ने बाकायदा रोना शुरू कर दिया था। मैंने तसल्ली आमेज लहजे में कहा, हौसला करो बीबी, हम तुम्हारी बच्ची को ढूंढने की इंशाअल्लाह पूरी कोशिश करेंगे। रहमत अली ने कहा, मैं तो किसी को मुंह दिखाने के काबिल नहीं रहा जनाब। मेरी जवान धी अचानक गायब हो गई। वो जी, गायब कहाँ हुई होगी मलिक साहब? चौधरी ड्रब नवाज ने कहा, ये तो सीधा सीधा अगवा का केस है जनाब। ये सारी कार्रवाई अराइयों के लड़के साजिद ने ही डाली है। मैं साजिद के टोटे कर दूंगा, नज़ीर अहमद और चीरे ने कुसीले लहजे में कहा। इसकी हिम्मत कैसे हुई मेरी बहन की तरफ मैली नज़र डालने की? एक बार वो मुझे मिल जाए, फिर इसकी भी आंतें न निकाली तो मेरा नाम भी चीरा नहीं। चीरे पुत्र, तू सब्र करके बैठ जा, रहमत अली ने जवान बेटे के कंधे को थपकते हुए तसल्लियामेज़ अंदाज में कहा। चौधरी साहब बात कर तो रहे हैं। चौधरी ड्रब नवाज ने कहा, मलिक साहब पर्चा काटें, साजिद के खिलाफ अगवा का केस बनाएं जी। दिन दहाड़े क्या हनेर मचाई हुई है। अब तो गरीब आदमी का इज्जत से रहना भी मुश्किल हो गया है थानेदार साहब। बशीरा रुहासी हो रही थी। हाय मेरी पीनो, मेरी सोनी बच्ची। बीबी,
अपने जज्बात पर काबू रखो और बाहर बरामदे में जाकर बैठ जाओ, मैंने नर्म लहजे में कहा। फिर एक कांस्टेबल को इशारा किया कि वो बशीरा को वहां से ले जाए। फिर जीरे से मुखातिब होकर कहा, तुम भी अपनी माँ के पास जाकर बैठो। कांस्टेबल दोनों माँ बेटे को वहां से ले गया। मैंने रहमत अली से पूछा, तुम्हारी बीवी ने बताया है कि परवीन उर्फ पीनो कल शाम से गायब है? जी हाँ जनाब, कल शाम से लापता है। और तकरीबन 18 घंटे के बाद तुम्हें रिपोर्ट दर्ज कराने का ख्याल आया? इनका तो अब भी कोई इरादा शिरादा नहीं था जनाब, रिपोर्ट दर्ज कराने का। छोटे चौधरी ने कहा, वो तो मेरे जोर देने पर यहाँ तक आ गए हैं, वरना शायद। और थानेदार साहब, हम गरीब लोग हैं, जगहसाई से डरते हैं, लोगों का क्या है। देखो ना जी, कानून के साथ ताउन करने से किसी की इज्जत पर हर्फ नहीं आता। मैंने रहमत अली की बात काटते हुए कहा, लोगों के अदम ताउन की वजह ही से तो बाज़ मुजरिम कानून के हाथ से बआसानी बच निकलते हैं। अगर तुम 18 घंटे पहले हमारे पास आ जाते तो इस वक्त तक हम तुम्हारी बेटी को ढूंढ भी चुके होते। यही बात तो मैंने भी रहमत अली को समझाई है मलिक साहब, रब नवाज ने कहा। खैर, आप रिपोर्ट तो दर्ज करें और खर्चे वगैरह की कोई फिक्र ना करें। वो मायना खेज अंदाज में मेरी तरफ देखते हुए बोला, मैं आपकी खिदमत भी करूँगा। मुझे छोटे चौधरी रब नवाज का रवैया शुरू ही से कुछ मशकूक सा लग रहा था। ये एक अजीब व गरीब बात ही तो थी कि रहमत अली जैसे एक आम से आदमी की लड़की के अगवा की रिपोर्ट दर्ज कराने चौधरी बनफ्से नफीस थाने तक आया था। आम हालत में ऐसा नहीं होता था। गोया एक बात तो मेरी समझ में ये आई कि यहाँ हालात आम नहीं बल्कि ख़ास थे। चौधरी का कोई न कोई मफाद रहमत अली से ज़रूर वाबस्ता था। फिर मैंने एक ख़ास बात ये भी नोट की थी कि मैंने जब भी रहमत अली से कोई सवाल किया तो रहमत अली के बजाय चौधरी ने फ़ौरन जवाब देने की कोशिश की थी। एक बात यकीनी थी कि दाल में कुछ काला ज़रूर था और सबसे पहले मुझे यही मालूम करना था। मैंने रहमत अली से पूछा, तुम इतने बसूख से किस तरह कह सकते हो कि आराइयों के लड़के साजिद ने ही तुम्हारी लड़की को अगवा किया है? पूरा इलाका जानता है मलिक साहब, रहमत अली के बजाय रब नवाज ने जवाब दिया। यह हरकत साजिद ही की है, इसके सिवा कोई इतनी हिम्मत नहीं कर सकता। इसने तो धमकी शमकी भी लगाई थी अगवा की। आप थोड़ी देर के लिए खामोश रहें चौधरी साहब, मैंने ज़रा सख्त लहजे में कहा। मुझे मगविया के बाप से बात करने दें। छोटे चौधरी ने नागवारी से मुझे घूरा मगर मुंह से कुछ नहीं कहा। मैंने कहा, रहमत अली, क्या वाकई साजिद ने धमकी दी थी कि वो तुम्हारी बेटी को अगवा कर लेगा? जी हाँ थानेदार साहब। इसकी वजह? मैंने पूछा। कोई दुश्मनी तो नहीं है इसकी तुम्हारे साथ? नहीं जनाब, कोई दुश्मनी नहीं थी, मैंने सख्त लहजे में कहा। बगैर दुश्मनी के कोई किसी को अगवा की धमकी नहीं देता। अगर तुम धमकी की वजाहत नहीं करोगे तो कानून तुम्हारी बेटी की बाजियाबी के लिए कुछ नहीं कर सकेगा। बताते क्यों नहीं रहमत अली, साजिद तुम्हारी बेटी से शादी करना चाहता था, चौधरी रब नवाज ने रहमत अली की मदद करते हुए कहा। मुझे चौधरी का दखल दर माकूला बहुत नागवार गुजरा। चौधरी साहब, रहमत अली गूंगा तो नहीं है, मैंने खुशीले लहजे में कहा। आप चाहें तो बाहर जाकर बैठ सकते हैं। इसके बाद चौधरी कुछ नहीं बोला मगर खा जाने वाली नज़रों से मुझे मुसलसल घूरता रहा। इसका बायां हाथ तवातुर से मूंछों पर ताव दे रहा था। मैंने रहमत अली से पूछा, साजिद तुम्हारी बेटी से शादी करना चाहता था? वो जी खामा की ज़बरदस्ती जनाब, रहमत अली ने जवाब दिया। न मुँह न मत्था ते जिन पहाड़ों लत्था। तुमसे जो पूछा जा रहा है इसका जवाब दो, मैंने कहा। साजिद अली तुम्हारी बेटी से शादी का ख्वाह था? जी हाँ, मगर जनाब कहाँ मेरी चंदवर्गी सोनी ढी और कहाँ वो लंगूर। रहमत अली के तंसिया अंदाज से मैंने महसूस किया था कि साजिद कोई वाजबी सी शक्ल सूरत का नौजवान था जिसे रहमत अली अपनी बेटी के लिए इंतहाई नामुनासिब समझता था। मैंने पूछा, साजिद का बाकायदा रिश्ता आया था या वो महज शादी का ख्याल रखता था? बाकायदा रिश्ता आया था, रहमत अली ने जवाब दिया, मगर हम तो परवीन की मंगनी उसके चचाजाद से कर चुके हैं। मेरा छोटा भाई सैदपुर में रहता है, उसका बेटा लियाकत अली रंगसाजी का काम करता है। पीनो लियाकत की बचपन की मंग है। एक लम्हे के तवक्कुफ के बाद उसने कहा, ऐसा नहीं भी होता तो थानेदार साहब, हम किसी भी कीमत पर साजिद का रिश्ता कबूल नहीं करते।
साजिद और पीनो में ज़मीन आसमान का फ़र्क है जनाब। पीनो नसीम सहरी है तो साजिद काली आंधी। जब तुम लोगों ने रिश्ता देने से इनकार कर दिया तो साजिद का रद्द अमल क्या था? चौधरी ने फिर बीच में टांग अड़ाई। उसने कहा था कि अगर एक माह के अंदर अंदर इसका रिश्ता मंजूर न किया गया तो वो पीनो को चुप कर ले जाएगा। फिर वो रहमत अली की जानिब देखते हुए बोला, क्यों रहमत अली? उसने यही धमकी लगाई थी ना? मैंने आवाज़ देकर एक कांस्टेबल को कमरे में बुला लिया। फिर चौधरी नवाज की तरफ इशारा करते हुए कहा, चौधरी साहब को ज़रा हेड मुहर्रिर के कमरे में बिठा दो और ख़याल रखना इन्हें कोई तकलीफ़ ना हो। फिर मैंने चौधरी को मुखातिब करते हुए कहा, चौधरी साहब आपको ज़्यादा इंतज़ार नहीं करना पड़ेगा, हम बस 10 मिनट में फ़ारिग हो जाएंगे। चौधरी कड़े तेवरों से मुझे घूरता हुआ वहाँ से चला गया था। हाँ तो रहमत अली, जब कमरे में सिर्फ हम दोनों रह गए तो मैंने रहमत अली से पूछा, क्या धमकी दी थी साजिद ने? मैंने अपने कानों से तो कुछ नहीं सुना था जनाब, उसने उलझन आमेज लहजे में कहा। मेरी घरवाली ने धमकी वाली बात मुझे बताई थी। एक बात सच सच बताओ रहमत अली, मैंने उसकी आंखों में देखते हुए कहा। इसके चेहरे पर घबराहट के आसार नमूदार हुए। वो थूक निकलते हुए बोला, जी पूछें जनाब। छोटा चौधरी तुम्हारी लड़की के अगवा में इतनी दिलचस्पी क्यों ले रहा है? वो जी देखो, अगर झूठ बोलोगे या मुझसे कोई बात छुपाने की कोशिश करोगे तो अपने ही हक में बुरा करोगे, मैंने ज़रा नर्म लहजे में कहा। लड़की तुम्हारी अगवा हुई है रहमत अली, मगर तुमसे ज़्यादा फिक्रमंद चौधरी नवाज नज़र आता है कहीं। मैंने दानिस्ता अपना जुमला अधूरा छोड़ दिया था और मायनाखेज़ नज़रों से रहमत अली के चेहरे का जायज़ा ले रहा था। वो कुछ देर तक खामोशी से मुझे देखता रहा। मैंने इसकी हौसला अफजाई करते हुए कहा, रहमत अली अपनी बेटी पीनो को बरामद करवाने चाहते हो या नहीं? क्यों नहीं जनाब, पीनो तो मेरे दिल का टुकड़ा है, मेरी आंखों का नूर है, वो तो मेरे कलेजे की ठंडक है। आप जल्द से जल्द इसे तलाश करने की कोशिश करें। तुम भी साफ साफ बता दो, चौधरी का इस मामले से क्या ताल्लुक़ है? गुस्से में हुए नज़रों से दरवाजे से बाहर देखने लगा। मैं वाज़ेह तौर पर महसूस कर रहा था कि वो छोटे चौधरी से खौफज़दा था। मैंने इसे तसल्ली देते हुए कहा, अगर तुम चौधरी से किसी वजह से कोई ख़तरा महसूस करते हो तो इसकी फ़िक्र ना करो। हमारे दरमियान जो बात होगी वो यहीं पर ख़त्म हो जाएगी। चौधरी के फरिश्तों को भी इसकी खबर नहीं हो सकेगी। तुम खुलकर बात करो। वो आवाज़ दबाकर बोला, थानेदार साहब मैं तो चौधरी साहब की वजह से बहुत परेशान हूँ, मगर क्या करूँ? मेरी घरवाली मेरी पेश नहीं चलने देती। मैंने इसे कई बार समझाया है कि बड़े लोगों से ताल्लुकात नहीं रखना चाहिए, मगर वो तो उल्टी मत की है, इसकी समझ में ही नहीं आता। चौधरी तुम लोगों से चाहता क्या है? देखो थानेदार साहब, लोग खुदा के कहर से भी नहीं डरते, ये क़यामत की निशानियाँ नहीं तो और क्या है? कौन सी क़यामत रहमत अली? मैंने उलझे हुए लहजे में पूछा। तुम खुदा के कौन से कहर का जिक्र कर रहे हो? अल्लाह का अजाब जी, वो एक एक लफ्ज़ पर जोर देकर बोला। चौधरी साहब माशाल्लाह शादीशुदा हैं और तो और 2 बच्चों के बाप भी हैं, मगर दिल में ज़रा सा खौफ खुदा नहीं है। तुम क्या कहना चाहते हो रहमत अली? मैंने क्या कहना है सरकार? उसने दरवाजे से बाहर निगाह दौड़ाई, फिर राजदाराना लहजे में बोला, ये अपने छोटे चौधरी साहब हैं ना, ये मेरी पीनों से ब्याह रचाना चाहते हैं। मेरा अंदाज़ा खासी हद तक दुरुस्त साबित हुआ था। मैंने सवाल किया, और तुम्हारी घरवाली इस रिश्ते के लिए राज़ी भी है? यही तो मेरी बदकिस्मती है जनाब, रहमत अली ने कहा। चौधरी साहब हम पर एहसान किए चले जा रहे हैं। अब देखें ना सरकार, मेरा जीरा एक अरसे से बेकार था, चौधरी नवाज ने अब इसे टांगा घोड़ा बनवा कर दिया है। अब जीरा चौधरी साहब का बेदाम का गुलाम बना हुआ है। पीनों के लिए वो सोने के गहने बनवा लाए। मेरे 1000 मना करने के बावजूद भी बशीरा ने वो गहने लेकर रख लिए। पीनों को तो चौधरी की शक्ल से नफरत है, वो तो इनका नाम तक सुनना गवारा नहीं करती। रब जाने जी सारे पुआड़े का अंजाम क्या होगा। रहमत अली खामोश हुआ तो मैंने पूछा, क्या बड़े चौधरी हक नवाज को इस बात का पता है कि इनका बेटा दूसरी शादी की तैयारियां कर रहा है? वो बोला, नहीं जनाब, ये सारा मामला तो अभी तक खुफिया ही चल रहा है, बल्कि छोटे चौधरी साहब ने कहा है कि इस बात की हवा बड़े चौधरी को नहीं लगना चाहिए।
ورنہ وہ ہمارے ساتھ برا سلوک کریں گے۔ چھوٹے چودھری نے میری گھر والی سے وعدہ کیا ہے کہ وہ پینو کے لیے علیحدہ مکان لے گا اور زندگی بھر اسے ذرا سی بھی تکلیف نہیں ہونے دے گا۔ میں نے پوچھا، اگر تمہاری مرضی کے برخلاف اور تمہاری گھر والی کی منشا کے عین مطابق پینو کی شادی چودھری رب نواز سے ہو جائے تو اس کا رد عمل کیا ہوگا؟ وہ خودکشی کر لے گی جناب، وہ دل گرفتہ لہجے میں بولا۔ اپنی جان دے دے گی مگر چودھری رب نواز سے شادی نہیں کرے گی۔ کیا چودھری رب نواز پینو کے دلی جذبات سے آگاہ ہے؟ جی ہاں جناب۔ کیا وہ جانتا ہے کہ پینو اسے ناپسند کرتی ہے؟ پینو کئی بار واضح الفاظ میں اپنی ناپسندیدگی کا اظہار کر چکی ہے۔ میں نے کہا، اس کا مطلب ہے کہ چودھری رب نواز پینو کو حاصل کرنے کے لیے اغوا بھی کروا سکتا ہے؟ وہ دیدے گھماتے ہوئے بولا۔ یہ کیا کہہ رہے ہیں جناب؟ میں نے اس کے سوال کو نظر انداز کرتے ہوئے پوچھا، کیا ساجد سے تم لوگوں کی کوئی ذاتی دشمنی ہے؟ نہیں جناب، بس وہ رشتے والی بات۔ میں نے ہاتھ کے اشارے سے اسے مزید بولنے سے روک دیا اور پھر کہا، شادی کی بات کوئی جرم نہیں، کوئی بھی شخص کسی بھی گھر میں شادی کا پیغام بھیج سکتا ہے۔ ساجد کے گھر والوں نے پینو کا رشتہ مانگ کر کوئی جرم نہیں کیا۔ اور وہ دھمکی جناب؟ رحمت علی نے بات شروع کی ہی تھی کہ باہر سے اچانک شور کی آواز آنے لگی۔ کچھ لوگ تیز آواز میں باتیں کر رہے تھے، پھر دو عورتوں کے آپس میں لڑنے اور کوسنے کی آوازیں آنے لگیں۔ وہ ایک دوسرے کو بے لباس گالیوں میں تول رہی تھیں۔ میں نے آواز پہچان لی، وہ بشیرہ تھی جو کسی دوسری عورت کی 7 پشتیں بن رہی تھی۔ میں اپنے کمرے سے نکل کر باہر کی صورتحال کا جائزہ لینے کا ارادہ کر ہی رہا تھا کہ ایک ایس آئی نے اندر آ کر بتایا، ملک صاحب، باہر تو لمبا ہی سین ہو گیا ہے۔ رحمت علی نے کہا، مجھے تو بہار بی بی کی آواز آ رہی ہے۔ کون بہار بی بی؟ میں نے پوچھا۔ ساجد کی ماں جی، رحمت علی نے بتایا، بڑی لڑاکا عورت ہے، پورے محلے کو وقت میں ڈال رکھا ہے جناب۔ میں جلدی سے باہر آیا۔ رحمت علی اور ایس آئی میرے پیچھے ہی کمرے سے نکل آئے تھے۔ میں نے اپنی زندگی میں بڑے بڑے مجرموں کا ٹکراؤ دیکھا تھا، کئی بار مجھے خطرناک مجرموں سے دو دو ہاتھ کرنے کا موقع ملا تھا، مگر ایسا منظر میری آنکھوں نے اس سے بیشتر کہیں نہیں دیکھا تھا۔ مغویہ پروین عرف پینو کی ماں بشیرہ اور ملزم ساجد کی ماں بہار بی بی آپس میں گتھم گتھا تھیں۔ ابھی تھوڑی دیر پہلے رحمت علی نے بہار بی بی کے بارے میں جن خیالات کا اظہار کیا تھا، مجھے ان کی صداقت پر یقین آ گیا۔ بہار بی بی واقعی کسی جنگجو گوریلے کے مانند برسرِ پیکار تھی۔ میں نے دیکھا کہ بہار بی بی نے بشیرہ کے سر کے بالوں کو اپنی مٹھیوں میں بڑی مضبوطی سے بھینچ رکھا تھا اور زور زور سے جھٹکے دیتے ہوئے چلا رہی تھی، میرا نام بہار بی بی ہے، نامراد، یاد رکھ، میں تیری زندگی پر خزاں طاری کر دوں گی۔ اب اور کیا کسر رہ گئی ہے؟ میری بیٹی کو تو اغوا کروا لیا، بشیرہ اپنے بالوں کو چھڑاتے ہوئے کراہی۔ بکواس بند کر ناس ماری، بہار بی بی نے دھاڑ کر کہا، تو نے اپنی 13 تالنی پینو کے دوست چودھری رب نواز کی مدد سے میرے ساجد کو اٹھوا دیا، میں تیری آنے والی نسلوں کا صفایا پھیر دوں گی۔ نذیر احمد عرف جیرا اپنی ماں کی مدد کے لیے دوڑ پڑا، ادھر ساجد کا باپ فضل الدین بھی بیچ میں کود پڑا۔ رحمت علی کیوں پیچھے رہ جاتا؟ لیکن اس سے پہلے کہ تھانے کا برآمدہ میدان کارزار کا نقشہ پیش کرنے لگتا، میں نے تھانے داری والے لہجے میں بآواز بلند کہا، رک جاؤ، خبردار، جو کسی نے کوئی بھی حرکت کی، ورنہ سب کو بند کر دوں گا۔ میری دھمکی کارگر ثابت ہوئی تھی۔ میں نے دیکھا کہ بہار بی بی نے بشیرہ کو چھوڑ دیا تھا، مگر وہ بدستور بشیرہ کو قہرناک نظروں سے گھورے چلی جا رہی تھی۔ میں نے حوالدار سے کہا، دونوں پارٹیوں کو الگ الگ حوالات میں بند کر دو۔ یہ نہیں ہو سکتا تھانے دار صاحب، بہار بی بی نے آگے بڑھ کر کہا، میرے ساجد کا کل سے کوئی پتہ نہیں چل رہا، مجھے پورا یقین ہے کہ پینو کی ماں نے اسے کہیں غائب کروا دیا ہے۔ مجھے شک ہے کہ کہیں اس منہ کالی نے اپنی بیٹی کے خصم کے ساتھ مل کر ساجد کو ٹھکانے ہی تو نہیں لگا دیا۔ زبان سنبھال کر بات کر اجاڑ بی بی، بشیرہ نے طنزیہ لہجے میں کہا، میری پینو کے بارے میں اب ایک لفظ بھی تیری زبان سے نکلا تو میں تیرا منہ توڑ دوں گی۔ تو آجا پھر میدان میں، بہار بی بی نے آستینے چڑھاتے ہوئے پیش قدمی کی۔ بی بی، یہ پولیس اسٹیشن ہے، کبڈی کا کوئی کھیت نہیں، میں نے ترش لہجے میں کہا، سب لوگ آرام سے بیٹھو،
वरना मुझे मजबूरन सख्त किस्म की कार्रवाई करना पड़ेगी। तुम्हें 2-2, 4-4 माह की जेल भी हो सकती है। हम आराम से बैठ जाएंगे, पहले हमारी रिपोर्ट दर्ज करें थानेदार साहब। बहार बीबी ने नर्म पड़ते हुए कहा, मेरा बेटा साजिद कल से गायब है। इसे गायब कराने में बशीरा का हाथ है। ये सरासर झूठ है, बशीरा ने जल्दी से कहा, बल्कि तुम्हारे बेटे ने हमारी बेटी को अगवा किया है। पहले तुम्हारे बेटे के खिलाफ पर्चा कटेगा। झूठ सच का फैसला करना कानून का काम है, मैंने सख्त लहजे में कहा। मुझे अपना काम करने दो। मैंने मक्तिया पीनो के लवाहिकीन से तफसीली बात कर ली है। अब साजिद के बुरसा से बात करूंगा। फिर मैंने फजलदीन और बहार बीवी की तरफ इशारा करते हुए इजाफा किया, तुम दोनों मेरे कमरे में आ जाओ। वो कमरे में आकर बैठ गए। दूसरी पार्टी के अफराद बरामदे ही में ठहर गए थे। इस सारे हंगामे के दौरान में मेरा ख्याल छोटे चौधरी रबनवाज की तरफ से हट गया था, लेकिन अब याद आया तो वो मुझे कहीं नजर नहीं आ रहा था। मैंने हवलदार से दरियाफ्त किया तो पता चला कि वो इसी वक्त वहां से चला गया था जब मैंने इसे एक कांस्टेबल के हमरा हेड मुहर्रर के कमरे की तरफ रवाना किया था। परवीन की गुमशुदगी पर सबसे ज़्यादा वही परेशान था और अब ऐसे गायब हो गया था जैसे गधे के सर से सींग। मैंने अपनी कुर्सी पर बैठते ही साजिद के वालिद फजलदीन से पूछा, तुम्हारा बेटा काम क्या करता है? कपड़े की एक फैक्ट्री में काम करता था, फजलदीन ने जवाब दिया। इसके काम की नौइयत क्या है? फजलदीन ने जवाब दिया, वो नलकियां भरने की मशीन चलाता था। मैंने पूछा, साजिद फैक्ट्री से कितने बजे छुट्टी करता था? वो शिफ्टों में काम करता था जनाब, फजलदीन ने जवाब दिया। हर 15 दिन के बाद शिफ्ट तब्दील हो जाती है। एक शिफ्ट 8 घंटे की होती है। आजकल वो कौन सी शिफ्ट में काम कर रहा था? पहली शिफ्ट में जनाब, वो बोला। सुबह 7 बजे से दोपहर 3 बजे तक। मैंने पूछा, वो घर कितने बजे पहुंच पाता था? 3:30 बजे तक। कल जब वो हस्बे मामूल घर नहीं पहुंचा तो तुम्हें कोई तशवीश नहीं हुई? मैंने चुपते हुए लहजे में सवाल किया। तुम्हारे बेटे की गुमशुदगी को अब तकरीबन 20 घंटे होने को आए हैं। अब तक तुम क्या कर रहे थे? हम मुगालते में रह गए थे थानेदार साहब। इस बार मेरे सवाल का जवाब बहार बीबी ने दिया था। इस वक्त वो अपना तनतना भूलकर बड़े मोतदिल लहजे में बोल रही थी। कैसा मुगालता? मैंने इसी से सवाल किया। वो बोली, बाज़-औक़ात ऐसा भी होता है जनाब कि बाद की शिफ्ट में काम करने वाला शख्स किसी वजह से गैर हाजिर हो जाता है। इस किस्म की सूरत हाल में पहली शिफ्ट में काम करने वाले ही को दूसरी शिफ्ट में भी काम करना पड़ता है। क्या कल सुबह घर से रवाना होते वक्त साजिद ने किसी हंगामी सूरत हाल का जिक्र किया था? नहीं जनाब, इसने ऐसी कोई बात नहीं की थी, फजलदीन ने बताया। जब वो 4 बजे तक भी घर नहीं पहुंचा तो हमने सोचा कि शायद अब दूसरी शिफ्ट के बाद ही आएगा। दूसरी शिफ्ट रात 11 बजे ख़त्म हो जाती है। इसे ज़्यादा से ज़्यादा 12 बजे तक घर पहुंच जाना चाहिए था, मगर हम तो अब तक राह देख रहे हैं। मैंने बहार बीवी से सवाल किया, तुमने आते ही पीनो की माँ पर धावा बोल दिया था, उसने तुम्हारा क्या बिगाड़ा था? सारा कसूर तो उसी का है जी, वो करारे लहजे में बोली। इसी के इशारे पर मेरे बेटे को गायब किया गया है। ऐसा भी तो हो सकता है कि साजिद बताए बगैर अपने किसी दोस्त या रिश्तेदार के पास मिलने चला गया हो। मैंने एक मुमकिना सूरत की तरफ इशारा किया। नहीं जनाब, फजलदीन ने जल्दी से कहा, साजिद आज तक बताए बगैर कहीं नहीं गया। मैंने डांट कर कहा, इससे ये कैसे साबित हो गया है कि इसे दानिस्ता कहीं गायब कर दिया गया है और इस सारे काम में पीनो का घराना मुलविस है। जीरा कई बार साजिद को धमकी दे चुका है थानेदार साहब, बहार बीबी ने कहा। छोटा चौधरी इनकी हिमायत करता है, वो लोग कुछ भी कर सकते हैं। वो साजिद के दुश्मन क्यों होने लगे? मैंने एक नाजुक सवाल किया। फजलदीन ने जवाब दिया, सारी गड़बड़ रिश्ता मांगने की वजह से ही पैदा हुई थी। हालांकि इससे पहले हमारे आपस में बहुत अच्छे ताल्लुकात थे। मैंने पूछा, रहमत अली तुम्हारे घर से कितनी दूर रहता है? एक ही गली में जनाब, उसने बताया। आमने सामने का घर है। एक ही गली में जनाब, उसने बताया। आमने सामने का घर है। मैंने आगे की जानिब झुकते हुए राज़दाराना लहजे में पूछा, मुझे पता चला है कि आजकल छोटे चौधरी का बहुत आना जाना है।
رحمت علی کے گھر میں یہ کیا چکر ہے فضل الدین؟ آپ کو میں بتاتی ہوں تھانے دار صاحب، فضل الدین کے بجائے بہار بیوی نے جواب دیا۔ بشیرہ بہت اونچے خواب دیکھ رہی ہے، اس نے چھوٹے چودھری کو پھانس رکھا ہے، وہ پینو کی شادی کرنا چاہتی ہے اس کے ساتھ۔ ہمیں تو یہ کہہ کر رشتہ دینے سے منع کر دیا کہ وہ پینو کی شادی اس کے بچپن کے منگیتر لیاقت سے کریں گے، اور دوسری طرف یہ کھیل کھیلا جا رہا ہے۔ فضل الدین نے کہا، یہ کیا کھیل کھیلیں گے بیچارے؟ بہار بیوی نے ہاتھ نچا کر کہا، کھیل تو چودھری ان سے کھیل رہا ہے۔ دو بچوں کا باپ چودھری، ایک نیچ ذات پینو ماچن سے پیار جائے گا؟ تھانے دار صاحب، چودھری الو بنا رہا ہے انہیں، الو۔ میں نے کہا، اور اسی کمذات پینو ماچن کو بہو بنانے کے لیے تمہارے پیٹ میں بھی تو مروڑ اٹھا تھا۔ میں نے بڑی مشکل سے اپنے غصے کو ضبط کیا تھا۔ وہ کمال ڈھٹائی سے بولی، وہ دوسری بات تھی، ہم ساجد کی وجہ سے مجبور ہو گئے تھے، ورنہ میں تو تھوکتی بھی نہیں ایسے کمظرف لوگوں پر۔ تو گویا ساجد پینو کو پسند کرتا تھا؟ فضل الدین نے جواب دیا، ایسا ہی سمجھ لیں جناب۔ اب صورتحال خاصی واضح ہو گئی تھی۔ چودھری رب نواز بار بار ساجد کے خلاف اغوا کا کیس درج کرانے کے لیے یوں ہی بےتاب نہیں تھا۔ وہ ساجد کو اپنا رقیب سمجھتا تھا۔ رقیب راہ کا کانٹا ہوتا ہے، چودھری اپنی راہ سے ہر کانٹا ہٹا دینا چاہتا تھا۔ میں نے فضل الدین سے پوچھا، تمہارے گھر میں اور کون کون رہتا ہے؟ ہم دونوں میاں بیوی ہیں جناب، اور ساجد تھا، اس نے جواب دیا۔ ساجد سے 2 سال چھوٹی ایک لڑکی تھی، فردوس اس کا نام ہے، اور اس کی شادی کر دی ہے، اب تو اس کا ایک بچہ بھی ہے۔ میرے ذہن میں خیال پیدا ہوا، ساجد کہیں فردوس سے ملنے نہ چلا گیا ہو؟ میں نے سوال کیا، فضل الدین، تمہاری بیٹی فردوس کہاں بیائی گئی ہے؟ اس کی سسرال لاہور میں ہے جی، وہ بولا، نولکھا بازار میں میرے جوائی کی دودھ دہی کی دکان ہے، خوشی محمد اس کا نام ہے، برفی بڑی شاندار بناتا ہے، خوشیاں مٹھائی والا، مشہور ہے پورے بازار میں۔ میں نے ساجد کے بہنوئی کا پتہ اپنے پاس نوٹ کر لیا۔ ساجد جس فیکٹری میں کام کرتا تھا اس کے بارے میں فضل الدین نے مجھے پہلے ہی بتا دیا تھا۔ 2-4 رسمی باتوں کے بعد میں نے انہیں رخصت کر دیا، اس وعدے کے ساتھ کہ میں بہت جلد ان کے بیٹے کو ڈھونڈ نکالنے کی کوشش کروں گا۔ وہ تھانے سے باہر چلے گئے تو میں نے کانسٹیبل سے کہہ کر دوسری پارٹی کو اندر بلا لیا، پھر انہیں بھی یہی تسلی دی کہ وہ اطمینان سے گھر جا کر بیٹھیں، ان کی بیٹی کو انشاءاللہ بہت جلد تلاش کر لیا جائے گا۔ دونوں پارٹیوں کی فراہم کردہ معلومات کے مطابق میں نے رپورٹ درج کر لی۔ میں نے احتیاطاً ان سے پینو اور ساجد کی ایک ایک تصویر کا تقاضا بھی کر دیا تھا تاکہ انہیں ڈھونڈنے میں آسانی رہے، مگر پینو کے لواحقین نے اس کی کوئی تصویر مہیا کرنے سے معذوری ظاہر کر دی تھی۔ البتہ ساجد کے والد فضل الدین نے مجھ سے وعدہ کیا تھا کہ وہ آدھے گھنٹے کے اندر اندر مجھے ساجد کی ایک تصویر فراہم کر دے گا۔ ان کے جانے کے بعد میں جمعے کی نماز کی تیاری کرنے لگا۔ شاید میں آپ کو یہ بتانا بھول گیا ہوں کہ اس روز جمعے کا دن تھا۔ ساجد اور پروین عرف پینو کی گمشدگی والا واقعہ گزشتہ شام یعنی کہ بروز جمعرات پیش آیا تھا۔ 4 بجے کے قریب میں نے ایک ASI کو ساتھ لیا اور اس فیکٹری کا رخ کیا جہاں ساجد کام کرتا تھا۔ میرا خیال تھا کہ وہاں سے کوئی اہم سراغ مل سکتا تھا کیونکہ ساجد فیکٹری سے گھر نہیں پہنچ پایا تھا۔ ساجد کے ساتھ کام کرنے والوں سے کوئی خاص بات معلوم ہو سکتی تھی۔ میرا نام ملک صفدر حیات ہے۔ میں نے فیکٹری کے دفتر میں داخل ہوتے ہی اپنا تعارف کرایا۔ میں مقامی تھانے کا انچارج ہوں۔ میں اس وقت اپنی وردی میں تھا۔ ASI نے بھی وردی پہن رکھی تھی۔ فیکٹری کا منشی ہمیں دیکھتے ہی اٹھ کر کھڑا ہو گیا۔ آؤ جی ملک صاحب، ست بسم اللہ، اس نے عاجزی سے کہا۔ آپ نے کیسے تکلیف کر لی جناب؟ ہمیں حکم دیا ہوتا سرکار، ہم خود حاضر ہو جاتے۔ اس نے ہمیں بیٹھنے کی دعوت دی اور جب تک ہم بیٹھ نہیں گئے وہ کھڑا ہی رہا۔ اس قسم کی چھوٹی موٹی فیکٹریوں میں مالک کے بعد منشی ہی سب کچھ ہوتا ہے۔ اس کی حیثیت جنرل مینیجر کی سی ہوتی ہے اور فیکٹری کے اندرونی اور بیرونی معاملات میں اس کا پورا دخل ہوتا ہے۔ ملک صاحب، چائے چلے گی یا آپ کے لیے بوتلیں منگواؤں؟ ہم بیٹھ چکے تو اس نے خوش اخلاقی سے ہماری خاطر تواضع کا ارادہ ظاہر کیا۔
वैसे मौसम तो चाय का ही हो रहा है, क्या ख्याल है मलाई वाली चाय न मंगवाई जाए? मैंने हाथ के इशारे से इसे मना करते हुए कहा, नहीं नहीं मुंशी जी, इसकी कोई ज़रूरत नहीं है। फिर मैंने अपनी आमद का मकसद बयान करते हुए बताया, इस वक्त हम बहुत जल्दी में हैं, एक ज़रूरी काम से यहाँ आए हैं, हमें कुछ ज़रूरी मालूमात चाहिए, चाय पानी फिर कभी पी लेंगे। जो हुक्म सरकार, मुंशी ने कहा, फरमाए मैं आपकी क्या खिदमत कर सकता हूँ। इस फैक्ट्री में साजिद नामी एक लड़का काम करता है। मैंने कहा, शायद नलकियाँ वाली मशीन पर उसकी ड्यूटी है। मुंशी ने कहा कि वो लड़का कहाँ है जनाब, अच्छा खासा जवान है, पूरे 23 वर्ष का है, मगर बात क्या है, आप इसके बारे में क्यों पूछ रहे हैं? वो कल फैक्ट्री से घर नहीं पहुंचा। मैंने सूरत हाल की वजाहत करते हुए कहा, अभी तक लापता है। थाने में इसके वालिदैन ने इसकी गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज कराई है। ये तो वाकई तशवीश की बात है। मुंशी के चेहरे पर परेशानी के आसार नमूदार हुए। वो कुछ सोचते हुए बोला, आप एक मिनट ठहरें, मैं अभी पता करके आता हूँ। हमें दफ्तर में बैठा छोड़कर वो फैक्ट्री के अंदर चला गया। इसकी वापसी 2-3 मिनट बाद हुई। वो आया तो इसके साथ 15-16 साल का एक गरीब सूरत लड़का भी था। लड़के का नाम मुंशी ने असगर बताया, फिर कहा कि ये साजिद के साथ ही काम करता है। इसका कहना है कि साजिद कल दोपहर ही को फैक्ट्री से चला गया था और आज अभी तक नहीं आया। ये बात आपको मालूम नहीं थी? मैंने मुंशी से पूछा। हैरत है, आपको तो फैक्ट्री के छोटे से छोटे मामलात की भी खबर होनी चाहिए। वजह फरमाया सरकार, वो लजाजत से बोला, मैं कल सुबह लाहौर चला गया था, धागे के मामले में एक पार्टी से मुलाकात करनी थी। बाबूजी कुछ दिन के लिए ज़रूरी काम से लंडी कोतल और बाड़ा की तरफ गए हुए हैं। इनकी गैर मौजूदगी में यहाँ के सारे मामलात भी मुझे ही देखने पड़ रहे हैं। मैं अभी 1 घंटे पहले लाहौर से आया हूँ। अच्छा ठीक है, मैंने कहा। फिर असगर नामी लड़के से पूछा, कल साजिद कितने बजे घर चला गया था? 1 बजे का वक्त होगा जनाब। उसने जल्दी जाने की कोई वजह भी बताई थी? असगर ने बताया, नहीं जनाब, कोई ख़ास वजह नहीं बताई थी। हालांकि मैंने पूछा भी था, मगर उसने बस इतना कहा कि इसका काम में जी नहीं लग रहा, इसलिए वो घर जाकर आराम करना चाहता है। मुझे अंदाज़ा हो गया था कि असगर से कोई काम की बात मालूम नहीं हो सकती थी। मैंने उसके साथ वक्त ज़ाया करना मुनासिब नहीं समझा और मुंशी से पूछा, साजिद ने पहले भी कभी ऐसी हरकत की थी? मुंशी ने उलझन आमेज नज़रों से मेरी जानिब देखा। मैंने अपनी बात की वजाहत करते हुए कहा, मेरा मतलब है कि वो पहले भी कभी वक्त से पहले घर जाता है। ऐसा कभी कभार ही हुआ है, मुंशी ने जवाब दिया, मगर आमतौर पर साजिद ने हमेशा वक्त की पाबंदी की है। मैंने असगर नामी लड़के से कहा कि वहाँ से चला जाए। जब वो फैक्ट्री के अंदरूनी हिस्से की तरफ चला गया तो मैंने मुंशी से दरियाफ्त किया, वैसे साजिद कैसा लड़का है, इसका रख रखाव कैसा है? मैं इसे ये बात नहीं बताना चाहता था कि साजिद पर पीनों के अगवा का शुबा भी किया जा रहा था। वो बोला, बहुत शरीफ लड़का है जनाब, हमने कभी इसकी कोई शिकायत नहीं सुनी। इसकी किसी से दुश्मनी तो नहीं थी? मुंशी ने चंद लम्हे सोचने के बाद जवाब दिया, नहीं जनाब, ऐसी कोई बात मेरे इल्म में नहीं है। मैंने इस्तफसार किया, आपके ख्याल में वो कहाँ जा सकता है? वो नफ़ी में सर हिलाते हुए बोला, मैं इस बारे में क्या बता सकता हूँ। मैं उठकर खड़ा हो गया। ठीक है मुंशी साहब, अब हम चलते हैं, हमें अभी और बहुत सारे ज़रूरी काम निपटाने हैं। आपको साजिद के बारे में किसी भी किस्म की कोई इत्तला या सुनगुन मिले तो फ़ौरन हमें इससे आगाह करें। आप बिल्कुल बेफिक्र रहें माई बाप। मुंशी भी उठकर खड़ा हो गया, फिर अपनी फैक्ट्री के दरवाजे तक हमें छोड़ने के लिए साथ आया। थाने की तरफ वापस जाते हुए मैंने अपने साथी एएसआई से पूछा, क्या ख्याल है नज़ाकत शाह, पीनो वाकई अगवा हुई है या कोई और ही चक्कर है? वो बोला, मलिक साहब, मुझे तो कोई और ही चक्कर लगता है। एक लम्हे के तवक्कुफ के बाद उसने कहा, मेरी माँ ने तो छोटे चौधरी को गिरफ्तार करके हवालात में बंद कर दें, फेंटी शेटी चढ़ेगा तो फर बोलने लगेगा। तुम्हारा मतलब है कि चौधरी ड्रब नवाज?
पीनो के अगवा में पूरी तरह मुलविस है? उसने पुरएतमाद लहजे में जवाब दिया। मुझे तो पूरा यकीन है जनाब, या तो छोटे चौधरी ने खुद ही पीनो को अगवा करवाया है या फिर वो इसकी गुमशुदगी के बारे में कुछ न कुछ ज़रूर जानता है। और साजिद के बारे में क्या कहते हो? नज़ाकत शाह बोला, मुझे तो इस मामले में बेकसूर ही नज़र आता है जी। मैं नज़ाकत शाह के इस ख्याल से इस हद तक तो मुत्तफिक था कि पीनो के अगवा में साजिद का हाथ नहीं हो सकता था, मगर इसकी रूपोशी मुझे तशवीश में मुब्तला कर रही थी। कभी कभी तो मुझे बहार बीवी के बयान करदा खदशात पर यकीन सा होने लगता था कि कहीं छोटे चौधरी ने रकाबत के जज्बात से मगलूब होकर साजिद को ठिकाने ही न लगा दिया हो। इस बात की तस्दीक साजिद के बाप फजलदीन ने भी की थी कि साजिद पीनो को पसंद करता है और ये पसंदीदगी मोहब्बत की हदों को छूती थी। चौधरी की मंसूर नज़र को चाहने वाला कोई भी शख्स चौधरी को गवारा नहीं हो सकता था। दोनों गुमशुदगान अफराद में से किसी एक का भी सुराग मिल जाता तो तफ्तीश की गाड़ी आगे बढ़ सकती थी। नज़ाकत शाह की आवाज़ ने मुझे ख्यालात से चौंका दिया। वो पूछ रहा था, मलिक साहब, अब क्या इरादा है? आपका हुक्म हो तो छोटे चौधरी को उठा लाएं। इस काम में जल्दबाजी अच्छी साबित नहीं होगी नज़ाकत शाह, मैंने गंभीर लहजे में जवाब दिया। हमारी ज़रा सी बेहतियाती चौधरी को चौकन्ना कर देगी। हमारे मफरूज़े के मुताबिक अगर पीनो के अगवा में छोटे चौधरी का हाथ है तो हमारी पेशकदमी से वो मोहतात हो जाएगा। फिर पीनो की बाजियाबी का अमल बहुत कठिन हो जाएगा। हमें बहुत सोच समझकर चौधरी नवाज पर हाथ डालना होगा। बात तो आपकी दिल को लगती है, नज़ाकत शाह ने मुदब्बिराना अंदाज में कहा, मगर हम हाथ पर हाथ धरे भी तो नहीं बैठ सकते मलिक साहब। हमें सरे दस्त कुछ न कुछ तो करना ही होगा। मैंने कहा कि हमें कुछ न कुछ नहीं बल्कि बहुत कुछ करना होगा और हम वो करेंगे और अभी करेंगे। तुम इस थाने में अभी नए आए हो, देखते जाओ आगे आगे क्या होता है। मेरी तफ्तीश का अंदाज बहुत मुख्तलिफ है। कुछ अर्सा साथ रहोगे तो बहुत कुछ सीख जाओगे। मामूली से मामूली बात बाज़ औक़ात पूरे केस का नक्शा बदल देती है। हम थाने पहुँचे तो मगरिब की अजान हो रही थी। दोपहर के बाद से बारिश तो थम चुकी थी, मगर ठंडी हवाओं ने हर चीज़ को बर्फ़ का बना दिया था। थाने में दाखिल होते ही मुझे हवलदार फरमान अली ने मुत्तला किया कि फजलदीन अपने बेटे साजिद की तस्वीर दे गया था। उसने कुछ देर मेरा इंतज़ार किया, फिर वापस चला गया था। साजिद की तस्वीर देखते ही मुझे एक झटका सा लगा। वो बिलाशुबा एक बदसूरत नौजवान था। छोटी सी नाक, मोटे मोटे और भद्दे से होंठ और आंखें अंदर को धंसी हुई। इसके चेहरे पर सबसे नुमायाँ चीज़ इसकी पेशानी पर मौजूद ज़ख्म का निशान था, जो पेशानी के वस्त से शुरू होकर दाईं आंख तक चला गया था। बाद में मुझे बहार बीवी की ज़बानी मालूम हुआ था कि साजिद को वो ज़ख्म लड़कपन में गिल्ली डंडा खेलने के दौरान में आया था। तस्वीर में साजिद के कान भी मामूल से ज़्यादा बड़े दिखाई दे रहे थे। मैंने तस्वीर को अपनी दराज में महफूज कर लिया, फिर मामूल के कामों में मसरूफ़ हो गया। रात 8 बजे मैं घर जाने का इरादा कर ही रहा था कि एक शख्स मुझसे मिलने चला आया। कांस्टेबल ने आकर मुझे बताया, मलिक साहब, मास्टर इलमदीन आया है, आपसे मिलना चाहता है। क्या काम है इसे? तुमने पूछा नहीं? वो बोला, पूछा तो था, मगर इसने कुछ बताया नहीं। कहता है कि आप ही को बताएगा। अच्छा ठीक है, मैंने कहा, इसे अंदर भेज दो। कुछ ही देर के बाद एक दुबला पतला दराज का शख्स मेरे सामने खड़ा था। इसकी उम्र 40 के करीब होगी। रंग सांवला, आंखें रोशन और चेहरे पर मुस्कुराहट सजी हुई थी। इसने शरई दाढ़ी रखी हुई थी और सर पर जिना के पहनी हुई थी। इसने आते ही अदब से मुझे सलाम किया। मैंने इसके सलाम का जवाब देने के बाद बैठने का इशारा किया। वो बैठ चुका तो मैंने इसकी आमद का मकसद दरियाफ्त किया। उसने जवाब दिया कि मलिक साहब, मेरा नाम इलमदीन है। मैं इस इलाके के वाहिद स्कूल में पढ़ाता हूँ। एक लम्हे के तवक्कुफ के बाद उसने कहा, मुझे मालूम हुआ है कि आज थाने में परवीन के घर वाले इसकी गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज कराने आए थे। वो कल शाम से लापता है। मास्टर जी, आपने ठीक सुना है, मैंने कहा। हमने रिपोर्ट दर्ज कर ली है और इंशाअल्लाह बहुत जल्द परवीन को भी तलाश कर लेंगे। अल्लाह करे ऐसा ही हो, अल्लाह आपको हयाती दे, मास्टर इलमदीन ने दुआई अंदाज में छत की जानिब देखते हुए कहा। मलिक साहब, मेरी समझ में नहीं आ रहा,
कि अपने दिल की बात आपसे कैसे कहूँ। पता नहीं इस बात की कोई अहमियत है भी या नहीं, मगर मैं इसकी वजह से बहुत उलझा हुआ हूँ। मास्टर इलमदीन के चेहरे पर उलझन के तासुरात नुमायां थे। मैंने दोस्ताना लहजे में कहा, मास्टर जी, ऐसी क्या बात है जो आपको परेशान कर रही है? मैंने देखा वो तजब्जुब का शिकार था। वो कोई बात कहना चाहता था, मगर इससे पेशतर के बाद इसकी ज़बान तक पहुंचती वो अपना इरादा बदल देता था। आपकी परेशानी का ताल्लुक कहीं गुमशुदा परवीन और पीनों से तो नहीं? मैंने अपने जहन में उभरने वाले एक अहम ख्याल को अमली जामा पहनाते हुए कहा। अगर आप पीनों से मुतालिक कोई बात जानते हैं तो ज़रूर हमें बताएं। हो सकता है कि हम आप ही की वजह से पीनों का कोई सुराग लगाने में कामयाब हो जाएं। शायद वो बात इतनी अहम ना हो, इलमदीन ने पहलू बदलते हुए कहा, मगर अहम और गैर अहम के बारे में आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं है मास्टर जी। मैंने इसकी बात काटते हुए कहा, यह फैसला करना हमारा काम है। क्या आपने पीनों को कहीं देखा है? कल शाम को देखा था जनाब। मैंने कहा, कल शाम के बाद ही से तो वो लापता है। आपने इसे कहाँ देखा था? मास्टर इलमदीन ने जवाब दिया, शायद आपके इल्म में ये बात ना हो कि 2 माह पहले मेरा जवान बेटा मुझसे रूठकर कब्रिस्तान में जा बसा था। मैं हर जुमेरात को उसकी तुरबत पर अगरबत्तियाँ जलाने बाकायदगी से जाता हूँ। वो चंद लम्हों तक खामोश बेटा खला में घूरता रहा। मैं इसकी कैफियत को बखूबी महसूस कर रहा था। जज्बात की यलगार ज़रा थमी तो रुक रुक कर उसने कहना शुरू किया, कल भी जुमेरात थी। मैं कब्रिस्तान से निकलकर घर की तरफ आने वाले रास्ते पर चंद कदम ही चला हूँगा कि परवीन मुझे सामने से आती हुई दिखाई दी। वो यकीनन इस वक्त अपने घर से आ रही थी। इस वक्त इसके साथ और कौन था? मास्टर इलमदीन ने अपनी बात पूरी की तो मैंने फौरन सवाल कर दिया, आपने इसके साथ साजिद को देखा था? वही साजिद, फजलदीन अराई का लड़का? नहीं जनाब, इसके साथ साजिद नहीं था, इलमदीन ने जवाब दिया। तो क्या वो अकेली थी? वो अकेली नहीं थी मलिक साहब, इसने बताया। इस वक्त मगरिब की अजान होने ही वाली थी। मैं बहुत तेज़ी में था। मैं चाहता था कि जल्द से जल्द मस्जिद पे पहुंच जाऊं ताकि बाद जमात नमाज अदा कर सकूं। आपने बताया है कि पीनों अकेली नहीं थी। मैंने मास्टर इलमदीन की बात काटते हुए कहा, अगर इसके साथ साजिद नहीं था तो फिर कौन था? क्या कोई घर ही का फर्द था इसके साथ? इसके साथ अल्लाह रखी थी जनाब, उसने बताया। और इसी बात ने मुझे परेशान कर रखा है मलिक साहब। अल्लाह रखी कोई अच्छी औरत नहीं है। हमारे इलाके के शुरफा की राय इसके बारे में बहुत ख़राब है। आप फीके की घरवाली की बात कर रहे हैं? मैंने पूछा। वो जल्दी से बोला, जी हाँ मलिक साहब, वही अल्लाह रखी। मैं अल्लाह रखी और फीके को अच्छी तरह जानता था। रफ़ीक और फीका छोटी मोटी वारदातों के सिलसिले में कई बार जेल भी जा चुका था। मैं इसे छोटे चौधरी रबनवाज की पुश्तपनाही शामिल थी। हैरत की बात यह थी कि आज तक इसने अपने इलाके में कोई भी गैर कानूनी और खिलाफ कानून हरकत नहीं की थी। इसके कारनामों से अब तक दूर दराज के इलाके ही मुस्तफ़ीद हुए थे। मैंने दिल ही दिल में फ़ैसला कर लिया कि पीनों वाले मामले में फीका या इसकी बीवी अल्लाह रखी मुलविस पाई गई तो मैं इन्हें इबरतनाक सबक सिखाऊंगा। क्या आपको यकीन है मास्टर जी कि पीनों के साथ दूसरी औरत अल्लाह रखी ही थी? मैंने पूछा। उसने जवाब दिया, अगरचे मैं इस वक्त बहुत जल्दी में था, मगर मैं अल्लाह रखी को पहचानने में भला कैसे गलती कर सकता हूँ? मैं पूरे वसूख से कह सकता हूँ कि वो अल्लाह रखी ही थी। आपके ख्याल में वो कब्रिस्तान की तरफ गई थी? मैंने पूछा। नहीं जनाब, वो कब्रिस्तान के अंदर नहीं गई थी। मैंने चुपते हुए लहजे में सवाल किया, मास्टर साहब, आप तो बहुत जल्दी में थे। आपको कैसे मालूम हुआ कि वो कब्रिस्तान के अंदर नहीं गई थीं? क्या आप रुककर इन्हें जाते हुए देखते रहे थे? ऐसी कोई बात नहीं है जनाब, मास्टर इलमदीन ने रूखे लहजे में जवाब दिया। मेरा सवाल उसे नागवार गुजरा था। उसने बताया, मेरे पास वक्त बहुत कम था। मैं एक लम्हे के लिए भी नहीं रुक सकता था। वो तो अल्लाह रखी को देखकर मेरे दिल में एक तजस्सुस सा पैदा हो गया था। इसी तजस्सुस के हाथों मजबूर होकर मैंने एक बार पलटकर देख लिया था। अल्लाह रखी और पीनों कब्रिस्तान से बहुत आगे निकल गई थीं। मेरे जहन में खतरे की घंटियां बजने लगीं। कब्रिस्तान से आगे तो बड़ी नहर थी। वो दोनों नहर की जानिब क्या लेने जा रही थीं? और भी शाम के वक्त, और शाम भी सर्दियों की। मेरा दिमाग बहुत तेज़ी से काम कर रहा था। पीनों की गुमशुदगी में वास्ता या बिलवास्ता
اللہ रखी का हाथ नजर आ रहा था, बशर्ते कि मास्टर इल्म तीन ने जो कुछ बताया था वो मबनी बर सच हो। मेरा अंदाज़ा ये था कि इल्म तीन ने तरोकोई से काम नहीं लिया होगा। मैंने मास्टर इल्म तीन का शुक्रिया अदा किया और उसे हिदायत कर दी कि इन बातों का जिक्र किसी और से ना करे। फिर 2-4 रस्मी बातों के बाद मैंने इसे रुखसत कर दिया। पीनों की गुमशुदगी की कड़ियाँ एक एक करके मिल रही थीं। इस सिलसिले में छोटे चौधरी रबनवाज अल्लाह रखी और उसके शौहर रफ़ीक और फ़ीका की ज़ात शकूक व शुबहात के दायरे में नज़र आती थी, मगर दूसरी जानिब साजिद को भी नज़रअंदाज नहीं किया जा सकता था, लेकिन इसके बारे में अभी तक कोई सुराग नहीं मिल सका था। इसकी गुमशुदगी हिनोज पर्दाए इसरार में थी। मैंने फैसला किया कि कल एएसआई नज़ाकत शाह को साजिद की बहनोई खुशिया का एड्रेस देकर लाहौर भेजूंगा ताकि मालूम हो सके कि कहीं वो वहाँ तो नहीं पहुँच गया। मैं खुद कल अल्लाह रखी से पूछगछ करना चाहता था और बड़े चौधरी हक नवाज से भी मिलना बेहद ज़रूरी था। दूसरे रोज़ मैं थाने पहुंचा तो हवालात में नज़ीर उर्फ जीरा कोचवान को देखकर मैं हैरान रह गया। इसके साथ 22-23 साल का एक और नौजवान भी था जो सर झुकाए एक कोने में उकड़ू बैठा था। मेरी आमद पर इसने सर उठाकर मेरी जानिब देखा तो मैं ठिठक कर रह गया। मैंने पहली ही नज़र में इसे पहचान लिया, वो साजिद था। वो इस वक्त बड़ी ख़राब हालत में था। इसके चेहरे पर मुझे ताज़ा बताज़ा चोटों के निशान नज़र आ रहे थे। ऐसा दिखाई देता था जैसे खूब अच्छी तरह किसी ने इसकी धुलाई की हो। बाज़ ज़ख्मों से खून भी रिस रहा था। मेरे इस्तफसार पर हवलदार फरमान अली ने बताया कि अभी आधा घंटा पहले साजिद और जीरे को लारी अड्डे वाली टांगा स्टैंड से गिरफ्तार किया गया था। वो बुरी तरह एक दूसरे पर झपट रहे थे, ताहम नज़ीर उर्फ जीरा का पल्ला भारी था। वो बड़ी बेदर्दी से साजिद को ज़दोकोब कर रहा था। साजिद का अंदाज दिफाई था। इसकी समझ में नहीं आ रहा था कि वह अचानक किस मुसीबत में गिरफ्तार हो गया था। एक कांस्टेबल ने इन्हें कुत्थम कुत्था देखा तो पकड़कर थाने ले आया और हवालात में बंद कर दिया। इन्हें जीरे के टांगे ही में थाने लाया गया था। मैंने थाने की दीवार के साथ एक टांगा खड़ा हुआ देखा था। वो यकीनन जीरे ही का टांगा था। फरमान अली ने मुझे बताया, मलिक साहब, हमने मुलजिम साजिद को गिरफ्तार कर लिया है, अब आप ही का इंतज़ार कर रहे थे। मैंने हवलदार से पूछा, सरफराज अहमद किधर है? सरफराज अहमद हेड मुहर्रिर का नाम था, वो मुझे कहीं नज़र नहीं आ रहा था। वो तो अभी आया नहीं मलिक साहब, हवलदार ने जवाब दिया। अच्छा ठीक है, मैंने कहा, तुम साजिद को लेकर मेरे कमरे में आ जाओ। ओके सर। और हाँ, जीरे को अभी नहीं निकालना, अभी इसका बयान भी होगा। मैंने अपने कमरे में आकर बैठा ही था कि हवलदार साजिद को लेकर आया। उसके हाथों में हथकड़ी लगी हुई थी। उसकी चाल में वाज़े तौर पर मैंने नकाहत महसूस की थी। वो मेरी मेज़ के सामने आकर खड़ा हो गया। फिर मेज़ के सामने रखी एक कुर्सी पर उसने दोनों हाथ टिका दिए। ओए सीधा खड़ा हो जा, हवलदार ने पीछे से उसकी गर्दन पर एक झापड़ रसीद करते हुए कहा। ये थाना है बच्चू, तेरे मामा जी का बेड़ा नहीं है। इसके होंठों से एक दबी दबी कराह बरामद हुई। फिर वो कुर्सी को छोड़कर सीधा खड़ा हो गया। ओए किधर था तू परसों शाम से? मैंने खालिद थाने तराना लहजे में पूछा। तेरी बेबी ने यहाँ आफत मचा रखी है थाने में, वो रो देने वाले लहजे में गोया हुआ। मैं एक मुसीबत में फंस गया था जनाब। मुसीबत के घोड़े हमें चिढ़ाता है, मैंने डांट कर कहा। अपनी पीनों को कहाँ छोड़कर आया है? पीनों के जिक्र पर उसने ताज्जुब खेज निगाहों से मेरी जानिब देखा, फिर बोला, पीनों को क्या हुआ है? हवलदार ने उसकी कमर पर एक धमोका रसीद करते हुए सख्त लहजे में कहा। ओए हमसे उल्टा सवाल करता है? तुमने पीनों को अगवा किया है, हमने पीनों को तुम्हारे अंदर से बरामद करना है। फरमान अली का मुक्का खाने के बाद वो आगे की तरफ गिरा था। उसका सर मेरी मेज़ से टकराया और वो फूट फूट कर रोने लगा। क्या जनानियों की तरह रू रू कर रहे हो? मैंने अपने रोलर से इसके सर को बचाया। उठकर सीधे खड़े हो जाओ और सच सच बताओ, पीनों कहाँ है? मैं पीनों के बारे में कुछ नहीं जानता जनाब, वो घिघियाने लगा। मैं तो खुद बड़ी मुश्किल से जान छुड़ाकर यहाँ पहुँचा हूँ। ये ऐसे नहीं मानेगा मलिक साहब, फरमान अली ने कहा। आप इसे मेरे हवाले कर दें, मैं इसके सारे कसबल निकाल दूंगा।
रब की कसम, मैं सच कह रहा हूँ थानेदार साहब, वो रोते हुए बोला। मुझे पीनो के बारे में कुछ मालूम नहीं। जुमेरात को मैंने इसे देखा था, इसके बाद मैं फैक्ट्री चला गया था। और जुमेरात के फैक्ट्री गए तुम अभी वापस लौट कर आए हो? मैंने तंजिया लहजे में कहा। बड़ी लंबी लंबी शिफ्टों में काम कर रहे हो तुम आजकल। नहीं जनाब, फैक्ट्री से तो इस दिन मैंने दोपहर ही को छुट्टी कर ली थी। फिर पीनो को लेकर गायब हो गए थे? नहीं थानेदार साहब, मैं तो ऐसा सोच भी नहीं सकता। मैंने पूछा, फिर तुम अब तक कहाँ थे? मेरे सवाल के जवाब में कहाँ की वजाहत करते हुए उसने एक तफसीली बयान दिया था। मैं इसके बयान से गैर ज़रूरी बातों को हज़फ करके इसे उसके अपने अल्फाज में तहरीर कर रहा हूँ। परवीन और पीनो के घर वालों ने जब साजिद का रिश्ता ठुकरा दिया तो साजिद के दिल पर चोट सी लगी थी। वो पीनो को दिल की गहराइयों से चाहता था, मगर उसने कभी खुलकर चाहत का इजहार नहीं किया था। इसकी सबसे बड़ी वजह साजिद के दिल में जागज़ी खौफ था। पीनो एक खूबसूरत और दिलकश लड़की थी। उसके मुकाबले में साजिद खुद को बहुत कमतर समझता था। वो इस हकीकत से बखूबी आगाह था कि इस जैसे बदसूरत लड़के को पीनो के वालिदैन अपनी फर्जंदी में कबूल नहीं करेंगे, मगर वो दिल के हाथों मजबूर था। इसलिए इसने अपने बाप फजलुद्दीन को मजबूर किया कि वो इसका रिश्ता लेकर पीनो के घर जाए। फजलुद्दीन और बहारा बीबी ने थोड़ी सी रद्दोकत के बाद बेटे की फरमाइश के आगे हथियार डाल दिए, मगर नतीजा वो ही बरामद हुआ जिसकी पहले से तवक्को की जा रही थी। पीनो के वालिदैन ने साजिद के रिश्ते से इनकार कर दिया। साजिद की ज़िंदगी में अंधेरा छा गया। इस रोज़ के बाद से वो उदास उदास रहने लगा। उसका काम में भी जी नहीं लगता था। उसने कई बार खुदकुशी के बारे में भी सोचा, मगर बुनियादी तौर पर वो एक बुज़दिल इंसान था। वो अपने अंदर खुदकुशी का हौसला पैदा न कर सका। कभी कभी उसके ज़हन में ये ख्याल आता कि वो पीनो को हासिल करने के लिए चौधरी रब नवाज के टुकड़े कर दे, लेकिन इस सोच को अमली जामा पहनाने की वो हिम्मत न कर सका। वो हर तरफ से मायूस होने के बाद थक हार कर इसने खुद को एक खौल में बंद कर लिया। वक़्त के रोज़ सुबह से इसका दिल भारी भारी सा था। हजार कोशिश के बावजूद भी जब उसका जी काम में नहीं लगा तो दोपहर के वक्त उसने छुट्टी कर ली। उसने सोचा कि लाहौर में बहन फिरदौस से मिल आए। वो घर बताए बगैर कहीं नहीं जाता था, मगर इस रोज़ इसने ये भी ज़रूरी नहीं समझा और लाहौर जाने के लिए सीधा स्टेशन पहुंच गया। इसका ख्याल था कि चाहे कितनी भी देर हो जाए वो आज रात ही वापस आ जाएगा। वो शाम तक अपनी बहन बहनोई के साथ रहा। अब खासी देर तक उसके दिल का गुबार जाता रहा था। मगरिब की अजान के बाद उसने इनसे रुखसत की इजाज़त ली और वापसी के लिए स्टेशन की जानिब चल पड़ा। इसकी बहन फिरदौस का घर नौलखा बाजार में था। वहाँ से स्टेशन ज़्यादा दूर नहीं था। वो चंद मिनट में बासहूलत स्टेशन पहुँच सकता था। वो स्टेशन के करीब पहुँचा तो उसने अपने नज़दीक से एक टांगा गुजरते हुए देखा। टांगे पर किसी फिल्म के बड़े बड़े बोर्ड आवेजा थे। टांगे की अगली सीट पर कोचवान के साथ एक शख्स बैठा हुआ था जो बड़े तसल्सल के साथ ढोल पीट रहा था। फिल्म के बोर्ड देखकर उसके दिल में ख्वाहिश जागी कि चलो इस फिल्म का शो देखते हैं। इसने बोर्ड पर सिनेमा का नाम पढ़ लिया था। उसने सिगरेट के खोखे वाले से मतलूबा सिनेमा का पता पूछा तो मालूम हुआ कि वो सिनेमा चंद कदमों की दूरी पर था। ये इसके लिए और भी अच्छी बात थी। वो शो देखने के बाद बआसानी स्टेशन पहुंच सकता था। वो शो देखकर फारिग हुआ, स्टेशन पहुंचा और टिकट के लिए जेब में हाथ डाला तो इसे एक झटका लगा। इसकी जेब खाली थी। किसी जेब कुतरे ने बड़ी खूबसूरती से अपने फन का मुजाहरा किया था। वो एकदम परेशान हो गया। फिल्म देखने के बाद इसके पास पैसे इतनी ही रकम बची थी कि वो गाड़ी का टिकट खरीद कर घर पहुंच सकता था। कुछ देर तक तो इसकी समझ में ही नहीं आया कि क्या करे। एक ख्याल इसके जहन में ये भी आया कि वापस बहन के घर चला जाए और इसे कुछ पैसे ले ले, मगर इसमें एक कबाहत थी। अगर वो नौलखा बाजार जाता और वहाँ से वापस आता तो इतनी देर में ट्रेन निकल जाती। ट्रेन की रवानगी में 5-6 मिनट ही बाकी रह गए थे और ये इसके घर की तरफ जाने वाली आखिरी गाड़ी थी। अगर ये गाड़ी निकल जाती तो इसे बहालत मजबूरी लाहौर ही में रुकना पड़ता। इस सूरत में उसके वालिदैन को जिस परेशानी का सामना करना पड़ता वो इसके लिए कतई तैयार नहीं था। इस ज़माने में टेलीफोन इतना आम नहीं हुआ था कि किसी न किसी तरह वो घर वालों को इत्तला कर सकता।
अब वो अपनी हिमाकत पर बुरी तरह पछता रहा था कि घर बताए बगैर क्यों चलाया था, मगर अब कुछ नहीं हो सकता था। तीर कमान से निकल चुका था। आखिरकार वो एक फैसले पर पहुंच गया। उसने सोच लिया था कि वो बिना टिकट गाड़ी में सवार हो जाएगा। अगर रास्ते में टीटी ने परेशान किया तो वो इसकी मिन्नत करेगा। वो गाड़ी में सवार हो गया। गाड़ी ने स्टेशन छोड़ा ही था कि इसे एक टीटी की झलक दिखाई दी। वो दिल ही दिल में टीटी को कोसने लगा, चल तू जलाल तू, आई बला को टाल तू। टीटी ने बोगी में दाखिल होते ही मुसाफिरों के टिकट चेक करना शुरू कर दिए थे। वो घबरा गया। अगर वो फौरी तौर पर टीटी के हत्थे चढ़ जाता तो इसके लिए बड़ी मुसीबत हो जाती। ऐन मुमकिन था कि इसकी मिन्नत समाजत का टीटी के दिल पर कोई असर न होता। गाड़ी ने अभी ज़्यादा फासला तय नहीं किया था। इस बात का कभी इम्कान था कि टीटी इसे वहीं उतार देता। ये सूरत हाल उसके लिए काबिल कबूल नहीं थी। वो बहरतौर आज ही अपने घर पहुंचना चाहता था। इस मसले का फौरी हल जो उसकी समझ में आया वो ये था कि बाथरूम में घुस जाए। उसने इस ख्याल पर अमल करने का फैसला कर लिया और बाथरूम की तरफ बढ़ा ही था कि सामने से रेलवे पुलिस का एक सिपाही आता दिखाई दिया। सिपाही के साथ सूट बूट में मलबूस एक शख्स भी था। साजिद पर नजर पड़ते ही वो चिल्ला उठा, यही है वो बदमाश, इसे फौरन गिरफ्तार कर लो। साजिद हवनकों की तरह दीदे फैलाए कभी रेलवे पुलिस के सिपाही को और कभी अपने पीछे टीटी को देख रहा था। इस वक्त इसका जहन बिल्कुल खाली हो चुका था। इस पर दो तरफा उफ्तार टूट पड़ी थी। आगे कुआं था, पीछे खाई। वो फैसला नहीं कर पा रहा था कि जाए तो जाए कहाँ। इसी दौरान में किसी मनचले मुसाफिर ने गाड़ी की जंजीर खींच दी थी और गाड़ी जो अभी तक पूरी तरह स्पीड भी नहीं पकड़ पाई थी, धीरे धीरे रेंगने लगी। टीटी भी अब पूरी तरह इनकी तरफ मुतवज्जा हो चुका था। रेलवे पुलिस के सिपाही ने आगे बढ़कर साजिद को कॉलर से पकड़ लिया। इसी दौरान में एक और सिपाही भी वहां पहुंच चुका था। उसने साजिद की जामा तलाशी शुरू कर दी। अपनी मतलूबा चीज़ की तलाश में नाकामी के बाद सिपाही ने झुंझुलाए हुए अंदाज में साजिद के मुंह पर एक जनाटेदार थप्पड़ रसीद किया। फिर गरज कर पूछा, ओए बटुआ कहाँ फेंका है तूने? साजिद ने मिनमिनाती आवाज़ में पूछा, कौन सा बटुआ जनाब? ओए हमें फराडी लगाता है? पहले वाले सिपाही ने इसे एक जोरदार झटका दिया। हम साजिद का कॉलर मजबूती से थामे रखा। इन बाऊ साहब का बटुआ और कौन सा बटुआ? उसने साथ आने वाले खुश लिबास शख्स की तरफ इशारा करते हुए कहा, तुमने इनका बटुआ निकाला है और अब उल्टा हमसे पूछ रहे हो कौन सा बटुआ? अल्लाह पाक की कसम, मैंने इनका बटुआ नहीं निकाला, वो लजाजत से बोला। जिसका बटुआ चोरी हुआ था, उस शख्स ने आगे बढ़कर कहा, झूठी कस्में मत खाओ और मेरा बटुआ वापस कर दो। मैं सच कह रहा हूँ जनाब, मैं। इसकी बात मुकम्मल होने से पेशतर ही सिपाही ने इसके मुंह पर दूसरा थप्पड़ जड़ दिया। ओए खोचल, बाऊ साहब क्या झूठ बोलते हैं? इन्होंने खुद तुझे देखा था। तू प्लेटफॉर्म पर बड़े मशकूक अंदाज में इनके आसपास घूम रहा था। बटुआ तूने ही निकाला है। ज़्यादा चालाक बनने की कोशिश न कर। गाड़ी रुक चुकी थी। ट्रेन के मुसाफिरों में खलबली सी मच गई थी। हर कोई अपना सामान चेक कर रहा था कि मुबादा इनका कोई नुकसान न हो गया हो। सिपाही साजिद को घसीटते हुए दूसरी बोगी में ले जाने लगे जहां इनके सीनियर्स मौजूद थे। शायद किसी जोड़ तोड़ का प्रोग्राम था। टीटी ने इन्हें आवाज़ देकर रोक दिया। एक मिनट साहब, उसने कहा, आपको जहमत तो होगी मगर मुझे भी अपना फ़र्ज़ पूरा करने दें। फिर वो साजिद की तरफ मुड़ते हुए बोला, ला भाई जवान, ज़रा टिकट तो दिखा। इसके पास टिकट नाम की कोई चीज़ होती तो दिखाता। वो तो दोहरी मुसीबत में फंस गया था। जेब इसकी कटी थी और इस पर ही जेब काटने का इल्ज़ाम भी लगाया जा रहा था। वो तो इस घड़ी को कोस रहा था जब उसने टांगे पर लगे फिल्मी बोर्ड को देखकर फिल्म पीने का इरादा किया था, मगर अब क्या हो सकता था? पानी सर से गुजर चुका था। इसके पास से टिकट बरामद नहीं हुआ तो टीटी ने खूनी नजरों से इसे घूरते हुए कहा, तुम तो मुझे शक्ल ही से जेब मार लगते हो, ऊपर से बगैर टिकट भी सफ़र कर रहे थे। फिर वो सिपाहियों की तरफ देखकर बोला, बंद कर दो बादशाहो इस तलंगे को। ऐसे लोगों के लिए ही तो जेलें बनाई जाती हैं। इन्होंने शरीफ शहरियों का जीना हराम कर रखा है। सिपाही इसे अपने साथ ले गए। गाड़ी दोबारा हरकत में आ गई थी।
काफ़ी देर तक साजिद और पुलिस वालों के दरमियान मीटिंग जारी रही, मगर नतीजा खेज साबित न हो सकी। इसके पास नजराने के तौर पर पेश करने के लिए कुछ भी नहीं था। फिर इसके पास से मसरूका बटुआ भी बरामद नहीं हुआ था। चुनांचे आधे घंटे की तफ्तीश के बाद जब गाड़ी एक कस्बाती स्टेशन पर रुकी तो इसे स्टेशन पर बनी पुलिस चौकी वालों के हवाले कर दिया गया। इन पुलिस वालों ने बदनसीब साजिद को पूरी रात अपने पास बिठाए रखा और इससे मुट्ठी चापी करवाते रहे। बाद अज़ां जुमे के रोज़ इसे कस्बे के पुलिस स्टेशन पहुंचा दिया गया। मकामी पुलिस वालों ने नए सिरे से तफ्तीश का आगाज़ किया। साजिद को हर मर्तबा नाखुशगवार आगाज़ से इबरतनाक अंजाम तक अपनी कहानी दोहराना पड़ी और पुलिस वालों के तेज़ और तीखे सवालात का सामना करना पड़ा। तुम्हारा नाम क्या है काका बेली? एक हवलदार ने पूछा। उसने नाम बता दिया तो पूछा, किधर के रहने वाले हो? साजिद ने सवाल का भी तसल्लीबख्श जवाब दे दिया। तो पूछा गया कि लाहौर क्या लेने गए थे? उसने बताया कि वो अपने बहनोई और बहन से मिलने गया था। हवलदार ने इस्तफसार किया, जेब कहाँ कट गई? उसने जवाब दिया कि फिल्म का टिकट लेते हुए किसी जेब कतरे ने अपना कमाल दिखा दिया। जेब का ख्याल न रखने पर इसे सर्जिश की गई। फिर सवाल किया गया कि कौन से सिनेमा में फिल्म देखने गए थे? उसने सिनेमा का नाम बता दिया। हवलदार ने गरज के कहा, ओए खोते दे खुर, तुम्हें शर्म नहीं आती ऐसे सिनेमाओं में जाते हुए? वहाँ तो बड़ी वाहियात किस्म की फिल्में दिखाई जाती हैं। हवलदार के पास खड़े हुए एक सिपाही ने इजाफा किया, ओए छछूंदर की औलाद, इतनी दूर टोटे देखने जाते हो? सरकार, मुझे पता नहीं था कि वो सिनेमा ऐसी गंदी गंदी फिल्में दिखाता है। साजिद ने गुलूगी लहजे में कहा, मैं तो मुगालते में मारा गया जी। किस्सा मुख्तसर, साजिद जुमे का पूरा दिन और आने वाली रात भी इन मकामी पुलिस वालों की मेज़बानी से लुत्फ़अंदोज़ होता रहा और आखिरकार हफ्ते की सुबह उन्होंने उसे जाने की इजाज़त मरहमत फरमाई। इत्तेफाकन एक ट्रैक्टर ट्रॉली वाला उसके इलाके की तरफ आ रहा था। उसने ट्रैक्टर ट्रॉली वाले से लिफ्ट ले ली। ट्रॉली वाले ने इसे लारी अड्डे के नज़दीक उतार दिया। यहाँ एक नई मुसीबत इसकी मुंतज़िर थी। नज़ीर अहमद उर्फ जीरा ने लारी अड्डे पर साजिद को देखा तो आपे से बाहर हो गया। उसने आओ दिखाना ताओ साजिद पर झपट पड़ा, फिर बड़े पेशियाना अंदाज में इसकी ठुकाई शुरू कर दी। साजिद जिन तकलीफदेह हालात से गुजर कर आया था, उसके पेश नज़र उसकी समझ में कुछ नहीं आ रहा था कि वो क्या करे। एक तो पुलिस वालों ने उसकी खूब आवभगत की थी, इस पर जीरे की धुलाई ने उसे अधमोया कर दिया। बाद अज़ां इन दोनों को एक कांस्टेबल पकड़कर थाने ले आया था। ये थे वो हालात जिनके पेश नज़र साजिद अभी तक मंजर से गायब था। साजिद के बयान की रोशनी में पीनों के अगवा के सिलसिले में इसकी ज़ात शक व शुबे से बालातर नजर आती थी, मगर कानूनी तकाजे पूरे करने के लिए ज़रूरी था कि इसके बयान की तस्दीक की जाए। मैंने साजिद का तफसीली बयान नोट करने के बाद पूछा, वक़ुआ के रोज़ यानी जुमेरात को तुम कौन सी बस से लाहौर गए थे? मैं बस से नहीं बल्कि ट्रेन से गया था, उसने बताया। बसों का अड्डा नौलखा बाज़ार से ज़रा दूर पड़ता है, जबकि रेलवे स्टेशन से नौलखा बाज़ार बहुत करीब है, इसलिए मैं जब भी लाहौर जाता हूँ तो ट्रेन ही से जाता हूँ। तुम्हारे पास ट्रेन का टिकट तो होगा? नहीं जनाब, वो नफ़ी में सर हिलाते हुए बोला। वो मैंने बहन फिरदौस के छोटे बच्चे को खेलने के लिए दे दिया था। और रंगीन फिल्में दिखाने वाले सिनेमा का टिकट? मैंने मायना खेज अंदाज में आंख दबाकर पहुंचा। उसके चेहरे पर सुर्खी सी दौड़ गई। खिसियाने वाले अंदाज में बोला, वो तो रेलवे पुलिस वालों ने निकाल लिया था। मैंने कुछ देर सोचने के बाद कहा, अच्छा ठीक है। फिर एक कांस्टेबल को बुलाकर साजिद की तरफ इशारा करते हुए इजाफा किया, इसे ले जाओ और हवालात में बंद कर दो, मगर दूसरे कमरे में इसे जीरे के साथ नहीं रखना। कांस्टेबल साजिद को लेकर जाने लगा तो मैंने साजिद से पूछा, ओए तुमने अब तक कुछ पेट में भी डाला है? ये पुलिस वालों की खातिर तवाज़ो पर ही गुजारा कर रहे हो? कल दिन में एक गिलास पानी पिया था जनाब। मैंने कांस्टेबल को हिदायत की कि थाने के सामने जो तंदूर है वहाँ से दाल रोटी लाकर साजिद को खिलाए। इनके जाने के बाद मैंने एएसआई निज़ाकत शाह को साजिद के बहनोई खुशिया का एड्रेस देकर लाहौर रवाना कर दिया ताकि साजिद के बयान की सदाकत को परखा जा सके। मैंने नज़ाकत शाह को ताकीद कर दी थी कि वो हर हाल में आज ही तफ्तीश मुकम्मल करके वापस आ जाए।
इसके बाद मैंने हवलदार फरमान अली से कहकर जीरे को अपने कमरे में तलब कर लिया। अभी इसकी फन्ने खानी का हिसाब किताब भी होना था। वो मेरे सामने आकर खड़ा हुआ तो मैंने रोकतार आवाज़ में पूछा, तुमने क्या थरथल्ली मचा रखी है? ओ काका, कानून को हाथ में लेते हो? थानेदार साहब, इसने मेरी बहन को अगवा। बकवास बंद करो ये लक्कड़ के बंदर। मैंने डांट कर इसे चुप करा दिया। हम किस लिए यहाँ बैठे हैं? लो सरकार, चुप करके सीधा खड़ा हो जा, मैंने इसे घूरते हुए कहा। तूने मार मार कर बेचारे का हुलिया ख़राब कर दिया है सरकारी सांड। उसने कुछ कहने के लिए मुंह खोलना चाहा तो मैंने फिर सख्ती से झिड़क दिया। फिर एक तगड़े से कांस्टेबल को बुलाकर कहा, नौ-चार के लित्तर से ज़रा इस लाट साहब की चित्रोल तो करो। जीरे ने घबराकर इस कांस्टेबल की तरफ देखा। उसने कहा कि आजा मेरे बाल का, मेरा इंतज़ार है, ज़रा हम भी तो खिदमत का तुझे मौका दें। जीरे ने पसुपेश करना चाहा तो हवलदार ने कांस्टेबल के साथ मिलकर इसे औंधा लटका दिया। फिर जीरे की तशरीफ पर धड़ाधड़ छित्तर बरसने लगे। वो हर छित्तर खाने पर तकलीफ से बिलबिला उठता और चौधरी रब नवाज को पुकारने लगता, छोटे चौधरी साहब मुझे बचा लें, छोटे चौधरी साहब मुझे बचा लें। ओए चौधरी साहब के घोड़े, ज़्यादा खप ना डाल वरना चमड़ी उधेड़ दूंगा तेरी, मैंने डांट कर कहा। जब इस गरीब को मार रहा था उस वक्त तुझे ख्याल नहीं आया था? हैरत अंगेज तौर पर 5वीं छित्तर खाने के बाद जीरे की आवाज़ चौधरी के कानों तक पहुंच गई थी और वो इसकी दाद रसी के लिए आ गया था। यकीनन ये एक इत्तेफाक ही था, वरना जीरे की आहो बका चौधरी की हवेली तक भला कैसे पहुंच सकती थी। चौधरी दंदनाते हुए सीधा मेरे कमरे में ही चला आया। इसके साथ जीरे का बाप रहमत अली भी था। इनके पीछे पीछे 2 कांस्टेबल भी नमूदार हुए। एक ने कहा, जनाब, हमने इन्हें रोकने की बहुत कोशिश की थी मगर इन्होंने हमारी कोई बात ही नहीं सुनी। चौधरी रब नवाज ने कहा, मलिक जी, आप अच्छा नहीं कर रहे हैं। एक तो जीरे की बहन अगवा हो गई, ऊपर से आपने इसे ही पकड़ रखा है। ये कहाँ का इंसाफ है? मैंने कांस्टेबलों को वापस जाने का इशारा किया। फिर रब नवाज से कहा, चौधरी साहब, आप हमें इंसाफ पढ़ाने की कोशिश ना करें, हम अपने काम को बड़ी अच्छी तरह समझते हैं। इस दौरान में जीरा उठकर खड़ा हो गया था। चौधरी ने कहा, आप इस गरीब पर खामखा जुल्म कर रहे हैं। अगर कोई कमाई का मसला है तो मुझे बताएं, मैं आपकी तवक्को से ज़्यादा ही दूंगा। चौधरी साहब, इस रकम को अपने बुरे वक्त के लिए बचा कर रखें। वो गुस्से से लाल पीला होते हुए बोला, हम पर कभी बुरा वक्त नहीं आता, आप अपनी खैर मनाएं। चौधरी रब नवाज से टक्कर लेना आसान काम नहीं है। मैं इसकी उल्टी सीधी बातें खासी देर से बर्दाश्त कर रहा था। वो जामे से बाहर आने लगा तो मुझे भी गुस्सा आ गया। मैंने कहा, मुझे धमकाने की कोशिश न करो चौधरी, मैंने तुम्हारे जैसे कई तूफानों के रुख मोड़े हैं। वो भी अपनी चौधराहट पर नासा था। नहायती ठहरे हुए लहजे में बोला, मलिक साहब, हम ख़ानदानी चौधरी हैं। हमारा ख़ानदान अरसे दराज से इस इलाके पर हुक्मरानी करता आ रहा है और इंशाअल्लाह आइंदा भी हमारा ही सिक्का चलेगा। आप जैसे थानेदार कई आए और चले गए, हमारी बहुत ऊपर तक पहुँच है। ऊपर तक पहुँच के गुमान में एक दिन ऊपर ही पहुँच जाओगे, समझे? मैंने कहा, अल्लाह ताला को गुरूर पसंद नहीं, उसने हर फिरौन के लिए मूसा भेजा है। खुदा के कहर से डरो चौधरी, इसकी लाठी बेआवाज़ है। मुझे डर है कि किसी गरीब की आह न लग जाए तुम्हें। मैं आपका खुतबा सुनने नहीं आया हूँ यहाँ, वो बेजारी से बोला। मुझे बताएं, आप जीरे को छोड़ने के कितने पैसे लेंगे? मैंने इसकी तरफ देखकर मुस्कुराते हुए कहा, हमने जीरे का अचार नहीं डालना। चौधरी साहब, आप इसे इसी वक्त चाहें तो साथ ले जाएं। इस मुस्टंडे को गुंडागर्दी का इनाम मिल चुका है। वो हिकारत से मेरी तरफ देखते हुए बोला, आप लोगों का और काम ही क्या है? बेगुनाहों को पकड़कर कुट चढ़ाते रहते हैं और असल मुजरिम आपकी आंखों में धूल झोंक कर हवा हो जाते हैं। अब तक आपने पीनों के बारे में कौन सा तीर मार लिया है? साजिद का कोई सुराग ढूंढा आपने? पीनों को बरामद किया आपने? हमने साजिद को ढूंढ लिया है, मैंने बदस्तूर मुस्कुराते हुए कहा। फिर चौधरी की आंखों में झांकते हुए गंभीर लहजे में कहा, और पीनों को भी बरामद कर ही लेंगे। चौधरी ने चौंक कर मेरी जानिब देखा। जीरे ने जल्दी से कहा, चौधरी साहब, साजिद हवालात में बंद है। मैंने इसे लारी अड्डे पर देखते ही ताउनी लगानी शुरू कर दी थी। फिर एक सिपाही हमें पकड़कर थाने ले आया था। मुझे पता चला था
कि पुलिस ने तुम्हें लारी अड्डे से गिरफ्तार कर लिया है, मगर ये मालूम नहीं हुआ था कि तुम्हें किस सिलसिले में पकड़ा गया है। चौधरी रबनवाज ने कहा। फिर मेरी तरफ मुड़ते हुए बोला, थानेदार साहब, मुलजिम आपके कब्जे में है। पीनों को बरामद करने में अब किस बात की ताख़ीर है? इसके सवालिया अंदाज ने मुझे तेज दिला दिया। मैंने गुस्से से कहा, आप पीनों के क्या लगते हैं? पीनों रहमत अली की धी है थानेदार साहब, वो बोला, और मैं इनका खैर खा हूँ। आप अपनी खैर खाही थाने से बाहर ही जताएं तो बेहतर होगा, मैंने तंज़ीह अंदाज में कहा। पीनों के बाप ने मुंह में घुनघुनियाँ नहीं डाल रखी जो आप इसकी वकालत कर रहे हैं। कुछ इस गरीब को भी बोलने का मौका दें चौधरी साहब। चौधरी खून के घूंट पीकर रह गया, मगर मुंह से कुछ न बोला। मैंने रहमत अली से कहा, इसे ले जाओ यहाँ से और इसकी लगाम को अपने हाथ में रखो। मेरा इशारा जीरे की तरफ था, वरना किसी लंबे ही चक्कर में जेल चला जाएगा तुम्हारा बेटा। इसके चाल चलन बहुत खतरनाक होते जा रहे हैं। फिर वो वहाँ से चले गए। छोटे चौधरी रबनवाज का रवैया मुझे उलझन में डाल रहा था। मुझे मालूम हुआ था कि पीनों चौधरी को सख्त नापसंद करती थी और अपने घर में इसकी आमद से नाला रहती थी, मगर उसका कोई बस नहीं चलता था। अगरचे इसका बाप रहमत अली इसका तरफदार था, मगर इसकी माँ बशीरा और भाई जीरे का पोर चौधरी के हक में था। मैंने सुना था पीनों ने एक दो बार ढके छुपे अल्फाज में चौधरी की बेइज्जती भी कर दी थी और एक मरतबा चौधरी की दस्त दराजी की कोशिश भी नाकाम बना दी थी। इन हालात और वाक़यात की रोशनी में चौधरी की ज़ात शक्को शुबे से बालातर नहीं हो सकती थी। वो अपनी ज़िल्लत और नाकामी का बदला लेने के लिए पीनों को अगवा भी करा सकता था। अगर ऐसा था तो फिर पीनों के लिए खुसूसी इंतज़ामात की ज़रूरत थी। इससे पहले अल्लाह रखी से मिलना भी ज़रूरी था। मैं एक दूसरे एएसआई अमीर बख्श के साथ थाने से निकलने ही वाला था कि फजलुद्दीन और उसकी बीवी बाहर आ गए। थानेदार साहब, मेरा बेटा कहाँ है? बाहर बीवी ने छूटते ही पूछा। आपने इसको मारा शारा तो नहीं है? फजलुद्दीन ने कहा। वो था कहाँ इतने दिन से? आपको वो कहाँ से मिला? मैंने कहा कि तुम बिल्कुल बेफिक्र रहो, वो ठीक ठाक है। मैं अपने बेटे से मिलना चाहती हूँ। बाहर बीवी ने बेताबी से कहा। आपने इसे कहाँ छुपा रखा है? हौसले से काम लो बीबी, मैंने ज़रा सख्त लहजे में कहा। शुक्र करो कि वो मिल गया है, अभी वो हवालात में बंद है, तुम चाहो तो जाकर मिल लो। साजिद के बाप ने कहा कि पर थानेदार साहब, मैंने तो सुना है कि आपने साजिद को जीरे से झगड़ा करते हुए गिरफ्तार किया है। जीरे को तो आपने छोड़ दिया और मेरा साजिद हवालात में पड़ा है। ये क्या बात हुई थानेदार साहब? बात बहुत लंबी है और खासी पेचीदा भी, मैंने एक गहरी सांस लेते हुए बताया। थोड़ा इंतज़ार करो, सब तुम्हारी समझ में आ जाएगा। मैं अभी साजिद को लेकर जाऊंगी, बाहर बीवी ने सिद्दी लहजे में कहा। यह मुमकिन नहीं है बीबी, मैंने समझाने वाले अंदाज में कहा। तुम्हारा बेटा बिल्कुल महफूज है, कोई फिक्र फाके की बात नहीं है। हम आज ही इसे छोड़ देंगे, कुछ ज़रूरी तफ्तीश बाकी है। सारी तफ्तीश हमारे ही लिए है थानेदार साहब, वो बरहमी से बोली। हमने क्या बिगाड़ा है आपका? मैंने कहा, मैं तुम्हारे दर्द को समझ रहा हूँ, मगर हमें भी कुछ कानूनी तकाज़े पूरे करने होते हैं। तुम इत्मीनान रखो, तुम्हारे बेटे को कुछ नहीं होगा, वो कानून की हिफाजत में है। फिर मैंने हवलदार फरमान अली से कहा कि वो इन्हें साजिद से मुलाकात के लिए ले जाए और इसे ताकीद कर दी कि हमारी वापसी तक वो थाने ही में रहे और किसी भी तरह के काम के लिए बाहर न निकले। फिर मैं और एएसआई अमीर बख्श अल्लाह रखी के घर की तरफ रवाना हो गए। अल्लाह रखी के घर का पता मुझे मास्टर इल्मुद्दीन ने बड़ी तफसील से समझा दिया था। अल्लाह रखी का घर कब्रिस्तान की तरफ जाने वाले रास्ते पर था। इसके घर की पक्की निशानी वो खूह था जो ऐन इसके दरवाजे के सामने बड़े से मैदान में वाक़ था। खूह के पास ही बड़ का एक दरख्त लगा हुआ था। मैंने देखा कि चंद बच्चे खूह के पास ही खेल रहे थे। मैंने एक 8 साला बच्चे को आवाज़ देकर अपने पास बुला लिया। इस वक्त हम वर्दी में थे। वहाँ मौजूद बच्चों ने पुलिस पुलिस का शोर मचाना शुरू कर दिया। मेरा मतलूबा बच्चा मेरे नज़दीक आया तो मैंने इसके सर पर हाथ फेरते हुए पूछा, ओए काका, तुम्हारा नाम क्या है? वो मासूमियत से बोला, कादू। गालिबन इसका नाम कादिर या कदीर होगा, मगर इसने खुद को कादू कादू पुकारते हुए ही सुना होगा, इसलिए वो अपना नाम कादू ही समझता था। गांव देहातों में ये एक आम सी बात है।
اگرچہ مجھے اندازہ تھا کہ اللہ رکھی کا گھر کون سا ہے، تاہم احتیاطاً میں نے بچے سے پوچھنا بھی ضروری سمجھا۔ میرے استفسار پر اس نے جس دروازے کی جانب اشارہ کیا، اس سے میرے اندازے کی تصدیق ہو گئی۔ میں نے مطلوبہ دروازے پر دستک دی اور ہم ایک طرف ہٹ کر انتظار کرنے لگے۔ تھوڑی دیر کے بعد اندر دروازے کی کنڈی گرنے کی آواز آئی، پھر دروازے کا ایک پٹ ذرا سا کھل گیا۔ میں نے کھلے پٹ سے دو نسوانی آنکھوں کو جھانکتے ہوئے دیکھا۔ اس کے ساتھ ہی سخت آواز میں پوچھا گیا، کون ہے؟ میں نے اپنا تعارف کرانے کے بعد کہا، ہمیں اللہ رکھی سے ملنا ہے۔ ایک لمحے کے لیے دوسری جانب خاموشی رہی، پھر وہی آواز آئی، کیا کام ہے اللہ رکھی سے؟ بہت ضروری کام ہے، میں نے کہا۔ پھر پوچھا، کیا تم ہی اللہ رکھی ہو؟ دوسری جانب سے اس بات میں جواب دیا گیا۔ میں نے کہا کہ ہم تم سے پینوں کے بارے میں ضروری باتیں کرنے آئے ہیں۔ پینوں کے ذکر پر دروازے کے پیچھے سناٹا چھا گیا۔ پھر اسی عورت نے کھردرے لہجے میں کہا، میں غیر مردوں سے زیادہ بات کرنا پسند نہیں کرتی۔ اس وقت میرا خاوند گھر میں نہیں ہے، جب وہ موجود ہو تو آنا۔ اتنا کہہ کر اللہ رکھی نے دروازہ بند کرنا چاہا۔ میں نے جلدی سے اپنا دایاں پاؤں دونوں پٹوں کے درمیان رکھ کر اس کی کوشش ناکام بنا دی۔ اس نے بفرے ہوئے لہجے میں کہا، شرم نہیں آتی آپ لوگوں کو؟ پھر میرے پاؤں کو ہٹانے کی کوشش کرتے ہوئے بولی، اکیلی عورت کو دیکھ کر پریشان کرنے چلے آتے ہیں۔ میں نے روبدار آواز میں کہا، بی بی سیدھی طرح ہمارے سوالوں کا جواب دو، ورنہ ہم سختی بھی کر سکتے ہیں۔ وہ بولی، تھانے دار صاحب دھمکی دیں کسی اور کو جا کر، میں نہیں ڈرتی ہوں کسی دھمکی سے، ہم کسی کے گھر سے کھاتے ہیں کیا؟ فضول باتیں بند کرو اور ہماری بات غور سے سنو۔ میں نے کہا، تم وہ ہستی ہو جس کے ساتھ پینوں کو آخری بار دیکھا گیا ہے، تم ہمیں بہت کچھ بتا سکتی ہو، تمہارے تعاون سے ہم پینوں کا سراغ لگا سکتے ہیں۔ میں پینوں کے بارے میں کچھ نہیں جانتی، اس نے سخت لہجے میں کہا، آپ کو کسی نے غلط بتایا ہے۔ میں نے کہا، ہماری معلومات غلط نہیں ہوتی اللہ رکھی، پپوا کی شام پینوں اور تم ایک قبرستان سے آگے بڑی نہر کی جانب جاتی ہوئی دیکھی گئی ہو۔ ہمارے پاس بڑی معتبر شہادت موجود ہے۔ اگر تم نے ہمارے ساتھ تعاون نہ کیا تو ہم تمہیں پینوں کے اغوا کے شک میں گرفتار بھی کر سکتے ہیں۔ لگتا ہے کہ تھانہ کچہری کا تمہیں کچھ زیادہ ہی شوق ہے۔ اللہ رکھی نے کہا، آپ خواہ مجھے پریشان کر رہے ہیں، پینوں کے معاملے سے میرا کوئی تعلق نہیں۔ آپ پولیس والے ہوتے ہی ایسے ناکارہ ہیں، مجرموں سے لمبی لمبی رقمیں وصول کرتے ہیں اور ہم جیسے شریف لوگوں کو تنگ کرنے چلے آتے ہیں۔ وہ کچھ زیادہ ہی بڑھ چڑھ کر بول رہی تھی۔ مجھے اندازہ ہو گیا کہ وہ خاصی تیز عورت تھی۔ تیز کیوں نہ ہوتی، آخر بیوی کس کی تھی؟ فیقہ وارداتیہ دور دور تک مشہور تھا۔ میں نے کہا، تم ہمیں زبردستی کے لیے مجبور کر رہی ہو، تمہیں گرفتار کر کے تھانے بھی لے جا سکتے ہیں، پھر حوالات میں تم ہر تعاون کے لیے تیار ہو جاؤ گی۔ وارنٹ کے بغیر آپ کسی کو گرفتار نہیں کر سکتے۔ اس کے لہجے میں اعتماد جھلک رہا تھا۔ اتنا قانون تو ہم بھی جانتے ہیں تھانے دار صاحب۔ ہاں بھئی، قانون کیسے نہیں جانو گی تم، فیقے کی بیوی ہو آخر۔ سنا ہے کہ بڑی دہشت مچا رکھی ہے اس نے۔ میں نے کہا، مگر اب وہ بھی زیادہ عرصے تک بچ نہیں سکے گا، بہت سے ثبوت جمع کر لیے ہیں میں نے اس کے خلاف۔ وہ جھنجھلا کر بولی، جائیں جو جی چاہے کریں، میرا متھا کیوں کھا رہے ہیں؟ یہ ایسے نہیں مانے گی ملک صاحب، ASI امیر بخش نے کہا، آپ زبردستی دروازہ کھلوائیں۔ ٹھیک ہے، میں نے کہا، پھر آنکھ دبا کر امیر بخش کو اشارہ کیا اور بآواز بلند اسے مخاطب کیا، میں دروازہ کھول رہا ہوں امیر بخش، تم جلدی سے اللہ رکھی کو گرفتار کر لو، یہ حوالات میں پہنچ کر ہی زبان کھولے گی۔ میری چال کامیاب رہی تھی، اللہ رکھی میری دھونس میں آ گئی تھی۔ اس نے دروازے کا ایک پٹ کھول دیا۔ اب اس کا رویہ پہلے سے بہت مختلف تھا۔ مجھے حیرت بھی ہوئی۔ اس نے دبے ہوئے لہجے میں کہا، اندر آ جائیں تھانے دار صاحب، ایسی باتیں گلی میں کھڑے ہو کر نہیں کی جاتی۔ ہم اندر داخل ہونے لگے تو اس نے امیر بخش کو ہاتھ کے اشارے سے روک دیا، تم باہر ہی ٹھہرو، صرف تھانے دار صاحب اندر آئیں گے۔ میں نے امیر بخش کو وہیں رکنے کی ہدایت کی اور خود گھر کے اندر آ گیا۔ تاہم جب اللہ رکھی نے دروازہ بند کرنا چاہا تو میں نے اسے ایسا کرنے سے روک دیا اور کھلے ہوئے دروازے پر امیر بخش کو متعین کر دیا۔ وہ مجھے اپنے ساتھ لے کر بیٹھک پہ آ گئی۔ میں نے پینوں سے متعلق گفتگو کا آغاز کیا تو وہ موضوع سے ہٹ کر اپنے چھل فریب میں مجھے پھانسنے کی کوشش کرنے لگی۔ اس کا انداز بالکل بازاری عورتوں جیسا تھا۔ میں اس کے تیور دیکھ کر محتاط ہو گیا۔ مجھے اپنی قانونی ذمہ داریاں پوری کرتے ہوئے بعض اوقات
रंगीन और संगीन हालात से भी गुजरना पड़ा था, मगर अल्लाह का मुझ पर बड़ा करम रहा था कि उसने मुझे हमेशा साबित कदम रखा। वरना इंसान की हैसियत ही क्या है, खता का पुतला है। अगर इस ज़ात पाक का फजल शामिल हाल ना हो तो इस दुनिया में कदम कदम पर बहकने के मौके मौजूद हैं। अल्लाह रखी से आधे घंटे की मुलाकात के बाद मैं बाइज्जत तौर पर जो कुछ उगलवाने में कामयाब हुआ उसका खुलासा यह है कि बकुआ की शाम पीनो अल्लाह रखी के साथ पीर मस्तान शाह के पास तावीज़ लेने गई थी। मैंने एएसआई को वापस थाने भेज दिया और खुद बड़े चौधरी हक नवाज की हवेली का रुख किया। पीर मस्तान शाह का नाम सुनकर मेरे कान खड़े हो गए थे। एक सरकारी मुखबिर के मुताबिक पीर मस्तान शाह एक डब्बा पीर था जिसने अपने शोबतों की मदद से सादा लोगों को उल्लू बना रखा था। इसके अकीदतमंदों की तादाद अच्छी खासी थी और दूर दराज तक वो मशहूर था। मैंने इसकी करामात के भी कई किस्से सुन रखे थे। मेरे पास पीर मस्तान शाह के खिलाफ कोई ऐसा सबूत नहीं था जिसकी बिना पर मैं इस पर हाथ डाल सकता। उड़ती उड़ती बातें तो बहुत सुन रखी थीं मैंने, मगर मैं इतने बासर शख्स पर कच्चा हाथ नहीं डालना चाहता था। कई मशहूर और मारूफ और ताकतवर अफराद भी पीर मस्तान शाह के इरादतमंदों में शामिल थे। पीर मस्तान शाह का डेरा बड़ी नहर के उस पार दरख्तों के एक बहुत बड़े झुंड में था और हर जुमेरात को वहाँ धमाल भी होती थी। अगर अल्लाह रखी ने किसी गलत बयानी से काम नहीं लिया था तो फिर मुझे पीर मस्तान शाह को किसी भी तौर नज़रअंदाज नहीं करना चाहिए था। पीनो बकौले अल्लाह रखी मस्तान शाह के पास कोई तावीज़ वगैरह लेने गई थी और उसके साथ ही वापस भी आ गई थी। अगर पीनो वाकई मस्तान शाह के डेरे से वापस आ गई थी तो फिर कहाँ गायब हो गई थी। मुझे यकीन था कि अल्लाह रखनी ने मुझसे बहुत कुछ छुपाने की कोशिश की थी। मैंने वक्ती तौर पर उसे छोड़ दिया था, मगर मेरा इरादा था कि पूछगछ के लिए इसे थाने ज़रूर बुलाऊंगा। मैंने एएसआई अमीर बख्श को थाने भेजते हुए इस बात की हिदायत कर दी थी कि वो सादा लिबास में एक कांस्टेबल को अल्लाह रखी की निगरानी पर मामूर कर दे और अगर वो इलाके से बाहर जाने की कोशिश करे तो इसका पीछा किया जाए और ज़रूरत पड़े तो गिरफ्तार करके थाने ले आए। मैं चौधरी हक नवाज की हवेली पहुंचा तो असर की अजान हो रही थी। सर्दियों में दिन गुजरने का एहसास ही नहीं हुआ। फिर इन दिनों तो बारिश ने भी बड़ी आफत मचा रखी थी। चौधरी हक नवाज ने बड़े अच्छे अंदाज में मेरा इस्तकबाल किया और बैठक में बिठाया। फिर एक घरेलू मुलाजमा को कुछ खाने पीने का सामान लाने का कहकर मुखातिब हुए। आज कैसे तकलीफ़ कर ली मलिक साहब, खैरियत तो है? फिर उसने एक भरपूर कहकहा लगाते हुए कहा, भाई आप पुलिस वालों को देखकर तो चौंकना ही पड़ता है। मैंने भी जवाबन खुशदिली से कहा, लोगों ने खामखा पुलिस वालों का एक डरावना तस्वुर कायम कर लिया है, हालांकि हम देखभाल कर ही काम के बंदे पर हाथ डालते हैं। भाई बहुत खूब, चौधरी ने एक और बुलंद आहंग कहकहा लगाया। वो अपने बेटे चौधरी रब नवाज से खासा मुख्तलिफ था। उसके रवैये में समझदारी और बुर्दबारी झलकती थी। इसकी आंखों से भी जहानत टपकती थी। वो रब नवाज के बरक्स खासा मुतहम्मिल मिजाज भी था। इतनी देर में वही मुलाजमा एक ट्रे उठाए बैठक में दाखिल हुई और ट्रे को मेज़ पर रखकर वापस चली गई। मैंने देखा कि ट्रे में मुख्तलिफ प्लेटों में खाने पीने का सामान मौजूद था। एक प्लेट में मुझे गर्मा गर्म जलेबियाँ भी नजर आईं। एक तरफ दूध से भरा हुआ शीशे का जग रखा था। चौधरी ने एक गिलास में दूध उंडेल कर मेरी तरफ बढ़ाते हुए कहा, मलिक साहब ये कस्तूरी वाला स्पेशल दूध है, गर्मा गर्म जलेबी के साथ दो आतिशा हो जाता है, इस ठंडे ठार मौसम में भी पसीने निकाल देगा। मैंने शुक्रिया अदा करते हुए एक गिलास उसके हाथ से ले लिया। फिर इधर उधर निगाह दौड़ाते हुए पूछा, छोटे चौधरी साहब कहीं नज़र नहीं आ रहे? वो अपने नानके गया है, चौधरी ने बताया। अपने बीवी बच्चों को भी साथ ले गया है, कल शाम तक वापस आएगा। मैंने पूछा, क्या वो अभी थोड़ी देर पहले ही गए हैं? दोपहर को तो वो थाने में गरज बरस रहा था, चौधरी हक नवाज ने जवाब दिया। 1 घंटा हुआ है इसे गए हुए। फिर चेहरे पर संजीदगी तारी करते हुए पूछा, खैरियत तो है मलिक साहब? खैरियत है भी और नहीं भी। चौधरी की समझ में कुछ नहीं आया था। उसने उलझन आमेज निगाहों से मेरी जानिब देखा। मैंने अपनी बात की वजाहत करते हुए कहा, चौधरी साहब आपको तो मालूम ही होगा, रहमत माची की लड़की पीनो जुमेरात की शाम से लापता है और मैं इसी सिलसिले में तफ्तीश कर रहा हूँ।
وہ تو ٹھیک ہے، پر رب نواز کا پینوں سے کیا تعلق؟ میں نے رب نواز پینوں تعلق چودھری کے گوش گزار کیا تو اس نے نفی میں گردن ہلاتے ہوئے کہا، ملک جی، آپ بھی عام لوگوں کی طرح سوچنے لگے ہیں۔ میں کسی چیز سے بے خبر نہیں ہوں، سب باتیں سنتا رہتا ہوں۔ اس کہانی میں کوئی حقیقت نہیں ہے۔ رب نواز شادی شدہ ہے، ماشاءاللہ اس کی بیوی لاکھوں میں ایک ہے، 2 خوبصورت بچے ہیں۔ ایک لمحے کے توقف کے بعد اس نے کہا، ملک صاحب آپ خود سیانے ہیں، بھلا چودھریوں اور ماچھیوں کا کیا جوڑ؟ میں نے رحمت علی کو بلا کر سمجھایا بھی تھا کہ وہ اپنی بیٹی کا حساب کتاب رکھے۔ وہ مسل تو سنی ہوگی نا آپ نے، ذات دی کوڑی کر لی تے شہترا نال جفے۔ میں سوچ میں پڑ گیا۔ چودھری حق نواز یا تو اپنے بیٹے کے کارناموں سے واقف نہیں تھا یا پھر دانستہ وہ اس کے کرتوتوں کی پردہ پوشی کر رہا تھا۔ بہرحال میں نے اس سلسلے میں زیادہ قریت مناسب نہ سمجھی اور اپنے مطلب کی بات کرتے ہوئے چودھری کو باور کرایا۔ رب نواز ماچھیوں کی بڑی حمایت کر رہا تھا چودھری صاحب، میں نے کہا۔ آج تھانے میں بھی بڑی اکڑ خوں دکھا رہا تھا۔ چودھری بولا، مجھے سب معلوم ہو چکا ہے اور میں نے اسے خاصا سمجھایا بھی ہے، اب آپ کو شکایت کا موقع نہیں ملے گا۔ ایک لمحے کو رک کر اس نے جلیبی کا پورا کنگن منہ میں ٹھونسا، پھر کستوری والے دودھ کا بڑا سا گھونٹ بھرتے ہوئے سلسلہ کلام کو آگے بڑھایا۔ ملک صاحب کیا بتاؤں، اگلا منہ ہے، جوانی بڑی منہ زور ہوتی ہے، پھر رب نواز ہے بھی بڑا اتھرا، میں زیادہ زبردستی بھی نہیں کرتا ہوں، آپ بالکل بے فکر رہیں، اب وہ تھانے نہیں آئے گا اور نہ ہی آپ کے معاملات میں مداخلت کرے گا۔ بہت بہت شکریہ چودھری صاحب، میں نے اٹھتے ہوئے کہا، پھر وہاں سے واپس چلا آیا۔ یہ بات میرے حلق سے نہیں اتری تھی کہ رب نواز پینوں میں کوئی دلچسپی نہیں رکھتا تھا۔ خیر، یہ ایک باپ کے جذبات تھے۔ اکثر والدین اپنی اولاد کی غیر نصابی سرگرمیوں سے آگاہ نہیں ہوتے، اس کے باوجود بھی وہ انہیں سمجھنے کے دعوے کرتے رہتے ہیں۔ میں تھانے پہنچا تو میں نے برآمدے میں حوالدار فرمان علی کے ساتھ سرکاری مخبر چراغ دین کو باتیں کرتے ہوئے دیکھا۔ کیا ہو رہا ہے چراغ دین؟ اس سے نظریں ملتے ہی میں نے کہا، بڑے موقع سے آئے ہو، میں آج تمہیں یاد کر رہا تھا۔ اس نے مجھے سلام کرنے کے بعد کہا، خیر تو ہے ملک صاحب؟ میں نے اپنے کمرے کی جانب جاتے ہوئے کہا، ہاں خیر تو ہے، تو میرے کمرے میں آ جاؤ۔ حوالدار نے پوچھا، ملک صاحب کھانا شانا؟ نہیں، طلب نہیں ہے، میں نے ہاتھ کے اشارے سے منع کرتے ہوئے کہا۔ آج دوپہر کا کھانا تو گول ہی ہو گیا تھا، مگر ابھی تھوڑی دیر پہلے میں چودھری کی حویلی سے دودھ جلیبی سے خوب سیر ہو کر آیا تھا۔ چراغ دین کمرے میں آ کر بیٹھ گیا تو میں نے اسے ساری صورتحال سے آگاہ کرنے کے بعد کہا، ہمیں آج ہی پیر مستان شاہ کے ڈیرے پر جانا ہے، مجھے امید ہے کہ وہاں سے پینوں کا کوئی سراغ مل جائے گا، اور ہاں، اندر صرف ہم دونوں جائیں گے اور وہ بھی سادہ لباس میں، باقی نفری ڈیرے کو چاروں طرف سے گھیر لے گی، کیا خیال ہے؟ وہ چند لمحے سوچتی ہوئی نظروں سے مجھے دیکھتا رہا، پھر بولا، خیال تو آپ کا زبردست ہے، مگر میری ایک تجویز ہے۔ ہاں بولو۔ وہ بولا، ہم وہاں سائل کی حیثیت سے جائیں گے تاکہ پیر مستان شاہ کو ہم پر کسی قسم کا شک نہ ہو۔ اگر لڑکی وہاں سے برآمد ہو گئی تو آج ڈبے پیر کا راز بھی فاش ہو جائے گا۔ ایک لمحے کے توقف کے بعد اس نے کہا، پولیس کے جو جوان ڈیرے کی نگرانی کریں گے وہ بھی سادہ لباس میں ہوں گے اور بوقت ضرورت ہم انہیں پہلے سے طے کردہ مخصوص اشارے سے اپنے پاس بھی بلا سکیں گے۔ میں نے چراغ دین کی تجویز سے اتفاق کر لیا۔ اس کے بعد میں نے 8 پولیس والوں کی 4 ٹولیاں ترتیب دیں۔ ہر ٹولی 2 پولیس والوں پر مشتمل تھی۔ طے یہ پایا تھا کہ ڈیرے کی چاروں سمتوں پر ایک ایک ٹولی پہرا دے گی۔ میں نے تھوڑے تھوڑے وقفے سے ایک ایک ٹولی کو روانہ کرنا شروع کر دیا تاکہ وہ نگرانی کے لیے محفوظ مقام تلاش کر لیں۔ ہمارا ارادہ سب سے آخر میں جانے کا تھا۔ میں نے اپنا سروس ریوالور بھی نیفے میں اڑس لیا تھا اور پولیس کے جوانوں کو یہ بات بتا دی تھی کہ اگر وہ ڈیرے میں فائر کی آواز سنیں تو سمجھ جائیں کہ ہمیں ان کی مدد کی ضرورت ہے۔ میں اور چراغ دین جب تھانے سے روانہ ہوئے تو رات نے اپنے پر پھیلانا شروع کر دیے تھے۔ آخری ٹولی کو روانہ ہوئے آدھا گھنٹہ گزر چکا تھا۔ مجھے امید تھی کہ سب نے اپنی اپنی پوزیشن سنبھال لی ہوگی۔ پیر مستان شاہ کے چمچائے خاص نے ہمارا استقبال کیا اور ہمیں لے جا کر ایک کمرے میں بٹھا دیا۔ استقبال کرنے والے شخص کا نام مجھے بعد میں کھنڈی معلوم ہوا۔
وہ ایک آنکھ سے محروم تھا۔ اندر لانے سے پہلے اس نے اپنی اکلوتی آنکھ سے گھور کر اچھی طرح جائزہ لیا تھا، پھر مطمئن ہونے کے بعد ہی وہ ہمیں پیر صاحب کے حضور لے گیا تھا۔ ہم کمرے میں پہنچ کر خاموشی سے کونے میں جا کر بیٹھ گئے۔ وہاں کچھ اور لوگ بھی موجود تھے۔ پیر صاحب کمرے کے شمالی کونے میں ایک کرسی پر براجمان تھے۔ ان کے سامنے لکڑی کا بنا ہوا 4 پایوں والا ایک اسٹینڈ رکھا تھا۔ لکڑی کے اس اسٹینڈ پر ٹین سے بنی ہوئی ایک سیاہ رنگ کی صندوقچی رکھی تھی۔ صندوقچی کا سائز تقریباً 1.5 ضرب 2 فٹ تھا۔ کمرے میں چاروں طرف اگربتیوں کا دھواں پھیلا ہوا تھا۔ پیر صاحب نے ایک نومر لڑکے کو پیٹ کے بل فرش پر لٹا رکھا تھا۔ وہ فرش پر بچھی ہوئی چٹائی پر اوندھے منہ لیٹا دھیرے دھیرے کرا رہا تھا۔ پیر صاحب نے اپنے دائیں ہاتھ میں ایک چھڑی تھام رکھی تھی اور آہستہ آہستہ اسے اس نومر لڑکے کی پیٹھ پر پھیر رہے تھے۔ وہ زیر لب کچھ بدبدا بھی رہے تھے۔ الفاظ غیر واضح تھے، اس لیے میرے پلے کچھ نہ پڑا۔ بعد میں مجھے معلوم ہوا کہ وہ لڑکا گردے کے درد میں مبتلا تھا اور پیر صاحب اس کا شافی علاج فرما رہے تھے۔ لڑکے کے لواحقین اسے لے کر رخصت ہو گئے تو وہاں ہمارے علاوہ 3 افراد باقی رہ گئے۔ ان میں ایک ضعیف العمر عورت تھی، اس کے ساتھ ایک باریک شخص تھا، اس کی عمر لگ بھگ 35 سال ہوگی۔ تیسری ایک جوان لڑکی تھی جو ٹاسے کی چادر کا بڑا سا گھونگھٹ کاڑے بیٹھی تھی۔ وہ تینوں ایک ساتھ پیر صاحب کی خدمت میں حاضر ہوئے۔ پیر مستان شاہ نے مستانہ نگاہوں سے ہمیں دیکھا، پھر اس بوڑھی عورت کو مخاطب کر کے ارشاد فرمایا، انڈا لائی ہو؟ وہ بات اب باملاحظہ گویا ہوئی، جی بابا جی۔ گھر کی مرغی کا ہے؟ ہاں جی، میری چینی چتکبری مرغی نے دیا ہے آج تڑکے، اس عورت نے بتایا، میں نے صبح سنبھال کر رکھ دیا تھا۔ پیر صاحب نے گھونگھٹ والی لڑکی کو گھورتے ہوئے ایک طویل سانس کھینچی۔ میں نے پیر صاحب کی آنکھوں میں خبث کے سائے لہراتے ہوئے بڑے واضح طور پر دیکھ لیے تھے۔ اس دوران میں باریک شخص نے کوئی بات نہیں کی تھی۔ بعد میں مجھے پتہ چلا کہ وہ اس عورت کا بیٹا اور لڑکی کا بڑا بھائی تھا اور وہ گھونگھٹ بردار لڑکی کے علاج کی غرض سے وہاں آئے تھے۔ پیر صاحب نے عورت سے انڈا لے کر لکڑی کی چوکی پر رکھ دیا، پھر چوکی ہی پر رکھے ہوئے قلم دان میں سے قلم نکال کر روشنائی کی مدد سے انڈے پر آڑی ترچھی لکیریں کھینچنے لگے۔ انڈے کی ایک طرف انہوں نے الو کی شبیہ بنا دی۔ آگے آ جا، پیر صاحب نے لڑکی کی جانب جلالی نظروں سے دیکھتے ہوئے کہا۔ لڑکی کھسک کر ان کے قریب پہنچ گئی۔ پیر صاحب نے انڈا لڑکی کی طرف بڑھاتے ہوئے کہا، اسے اپنی گود میں رکھ لے۔ لڑکی نے حکم کی تعمیل کی۔ پیر صاحب نے ٹین کی صندوقچی میں سے ایک آہنی راڈ برآمد کی۔ اس راڈ کے ایک سرے کو لڑکی کے سر سے مس کرتے ہوئے انہوں نے آنکھیں بند کر لیں۔ کچھ دیر وہ خاموش بیٹھے رہے اور پھر گونجدار آواز میں بولنے لگے، کردن شردن بودم سی کامل کوش آرم باشودم بانمی دم بانو گاوا اویش اویش حق حق حق۔ انہوں نے اور بھی بہت کچھ فرمایا تھا جو مجھے یاد نہیں رہا۔ خاصا پڑھا لکھا بابا ہے چراغ دین۔ میں نے اپنے پہلو میں بیٹھے ہوئے سرکاری مخبر کے کان میں سرگوشی کی۔ وہ بھی جواباً سرگوشی میں بولا، الو بنا رہا ہے بیچاروں کو۔ فارسی اور سنسکرت کی آمیزش سے تیار کردہ دم درود کے بعد پیر صاحب نے آنکھیں کھول دیں، پھر اپنی سرخ انگارہ آنکھوں سے مریضہ لڑکی کو گھورتے ہوئے بولے، اس طرف چلی جا۔ انہوں نے ایک طرف اشارہ کیا اور انڈے کو وہاں رکھے پیالے میں توڑ دے۔ لڑکی نے ویسا ہی کیا اور پیالہ لا کر پیر صاحب کی طرف بڑھا دیا۔ پیر صاحب نے فرمایا، اپنی ماں کو دکھا، بڑے بھائی کو دکھا، مجھے کیا دکھاتی ہے، ہم نے سب کچھ دیکھ رکھا ہے۔ لڑکی کی ماں اور بھائی ٹوٹے ہوئے انڈے کو دیکھ کر حیرت زدہ رہ گئے۔ پیالے میں نہ تو کہیں سفیدی نظر آ رہی تھی اور نہ ہی زردی، بلکہ چھلکوں کے بیچ میں سرمئی مٹی کا ایک ڈھیلا سا رکھا دکھائی دے رہا تھا۔ پیر صاحب نے ارشاد فرمایا، اس ڈھیلے کو توڑ کر دیکھو۔ پیر صاحب کے حکم کے مطابق ڈھیلے کو توڑا گیا تو اس میں سے بالوں کے گچھے اور چند سوئیاں برآمد ہوئیں۔ بہت ہی زبردست قسم کا جادو کیا گیا تھا، پیر مستان شاہ نے کہا۔ خیر، میں نے سب ٹھیک کر دیا ہے، اب یہ لڑکی بھلی چنگی ہو جائے گی۔ اب تم لوگ جاؤ یہاں سے، اور ہاں، آنے والی جمعرات کو لڑکی کو دھمال میں ضرور لانا۔
वो शुक्रगुजार नजरों से पीर साहब को देखते हुए वहां से रुखसत हो गए। बुढ़िया ने जाते जाते पीर साहब की कदमबोसी भी की थी। पीर बाकरामत ने वक्ती तौर पर मुझे भी मुतासिर कर दिया था, लेकिन बाद में जब मस्तान शाह की पीरी का पर्दा चाक हुआ और हकीकत खुलकर मेरे सामने आई तो मुझे ये एक शोबते से ज़्यादा कुछ भी न लगा। हकीकत का अहवाल मुनासिब मौके पर बयान किया जाएगा। हम अपनी बारी आने पर पीर मस्तान शाह के सामने जाकर बैठ गए। कमरे के बैरूनी दरवाजे की जानिब हमारी पुश्त थी। पीर साहब थोड़ी देर तक बगौर हमारा जायज़ा लेते रहे, फिर आंखें बंद करके खामोशी इख्तियार कर ली। शायद वो मराक़िबे में चले गए थे। तकरीबन 2 मिनट के बाद उन्होंने आंखें खोल दीं और हक हू का नारा मारते हुए मेरी आंखों में झांकने लगे। फिर गूंजदार आवाज़ में दरियाफ्त किया, बोल बच्चा, क्या मांगता है? मैंने भी जवाबन उनकी आंखों में देखते हुए शफ़ाक लहजे में कहा, बच्चा पीनो मांगता है। मेरे जवाब से पीर साहब को एक झटका सा लगा और उन्होंने हैरत और परेशानी के मिले जुले तासुरात से आंखें सुकेड़कर मेरी जानिब देखा और फिर दूसरे ही लम्हे अपने चेहरे की बदलती हुई कैफियत पर काबू पा लिया और खामोश नज़रों से मुझे घूरने लगे। कोई नामुमकिन चीज़ मांग ली है? बच्चा ने पीर साहब से चिरागदीन ने चुपते हुए लहजे में सवाल किया। पीर मस्तान शाह को जैसे होश सा आ गया। मुझे यकीन हो गया कि वो पीनों के बारे में ज़रूर कुछ न कुछ जानते हैं। उन्होंने चिरागदीन के सवाल को नज़रअंदाज करते हुए एक दीवानगी आमेज़ कहकहा लगाया, फिर बदस्तूर मेरी आंखों में देखते हुए कहा, पीनो पीनो पीनो, तीनों तीनों। एक लम्हे को रुककर मज़ीद कहा, हाँ वो तीनों उड़ गईं, तीनों सिमतों में। अब तुम चौथी सिमत में जाओ, नहीं मिलेंगी कभी, कभी नहीं मिलेंगी। पीर मस्तान ने फिर आंखें बंद कर लीं। मुझे इनकी इस बेहुदा हरकत पर गुस्सा आ गया। मैंने तेज़ लहजे में कहा, मेरा नाम मलिक सफदर हयात है। मैं पीनों को तलाश कर रहा हूँ। वो जुमेरात की शाम के वक्त अल्लाह रखी के साथ तुम्हारे पास आई थी, कोई तावीज़ शावीज़ लेने, बस इसी वक्त से गायब है। अल्लाह रखी? पीर मस्तान ने ज़ेरे लब दोहराया, फिर आंखें खोल दीं। मैंने देखा कि इनके चेहरे के तासुरात अचानक बदल गए थे। मुझे इनकी आंखों में हैरत और खौफ के मिले जुले साए लहराते नजर आए। वो फटी हुई आवाज़ में बोला, अल्लाह रखी, तुम यहाँ इस वक्त क्यों आई हो? हम दोनों ने गैर इरादी तौर पर एक साथ पीर फरतूत की नज़रों का ताक़ुब किया और मुड़कर अपने अक़ब में देखा। दरवाजे में अल्लाह रखी खड़ी थी। मैंने पहली ही नज़र में इसे पहचान लिया था, मगर वो अभी तक मुझे पहचान नहीं पाई थी। एक तो कमरे में लालटेन की मद्धम रोशनी थी, दूसरे इस वक्त मैं सादा लिबास में था। फिर इसी वक्त बाहर से 2 आदमियों के आपस में झगड़ने की आवाज़ें आने लगीं। ऐसा महसूस हो रहा था जैसे वो दोनों दस्तों गिरेबां हों। वो बाआवाज़ बुलंद गालम गलोच भी कर रहे थे। फिर मुझे दरवाजे में यकचश्म खंडी की झलक दिखाई दी। वो किसी नौजवान से उलझ रहा था। मैंने इस नौजवान को पहचान लिया। वो मेरे ही थाने का एक चाको चौबंद कांस्टेबल था। मैं समझ गया कि एएसआई अमीर बख्श ने इसे अल्लाह रखी की निगरानी पर मामूर किया था और वो इस आफत की परकाला का ताक़ुब करते हुए यहाँ तक पहुँचा था। इस कांस्टेबल का नाम तुफैल था। अल्लाह रखी इस दौरान में हक्का बक्का खड़ी सूरत हाल पर गौर करने की कोशिश कर रही थी, मगर इसकी समझ में कुछ नहीं आ रहा था। मैं बिजली किसी सूरत के साथ उठकर खड़ा हो गया, फिर एक ज़ोरदार लात पीर साहब के रुखे मुबारक पर रसीद कर दी। इसके साथ ही मैंने अपने रिवॉल्वर से एक फायर भी कर दिया। इसी दौरान में चिरागदीन ने आगे बढ़कर तुफैल की मदद की तो वो तनूमंद यकचश्म खंडी पर काबू पाने में कामयाब हो गए। मेरी लात खाने के बाद मस्तान शाह की सारी मस्ती हरन हो गई थी और वो उलटकर पीछे की तरफ गिरा था। उसका सर जोरदार आवाज़ के साथ दीवार से टकराया और इसे बंद कमरे में सितारे नजर आने लगे। इस अफरा तफरी में उसका तहमत भी खुल गया था और वो नीम तारीकी में अपनी बची कुची इज्जत को समेटने के लिए हाथ पांव चला रहा था। थोड़ी देर के बाद डेरे के चारों तरफ फैले हुए 8 सादा लिबास पुलिस वाले भी वहां पहुंच गए। उन्होंने फायर की आवाज़ सुन ली थी। इतनी भारी नफरी को अपने आस्थाने पर रेड करते हुए देखकर डब्बा पीर मस्तान शाह के 14 तबक गुल हो गए। पीर मस्तान शाह
اس کے چیلے کھنڈی اور اللہ رکھی کو فوری طور پر حراست میں لے لیا گیا۔ پھر میں نے چراغ 3 کے ساتھ مل کر پورے آستانے کی خانہ تلاشی لی۔ وہاں کل 3 کمرے تھے۔ ایک بڑا ہال نما کمرہ مستان شاہ کے دربار کے طور پر استعمال ہوتا تھا، جہاں قبلہ پیر مستان شاہ کی ہم نے درگت بنائی تھی۔ اس بڑے کمرے کے پہلو میں ایک چھوٹا کمرہ تھا، وہ پیر صاحب کا بیڈ روم تھا۔ تیسرا کمرہ احاطے کی بیرونی سمت میں تھا، جہاں یک چشم کھنڈی کا قیام تھا۔ ہم نے پورے آستانے کی ایک ایک چیز کو الٹ پلٹ کر دیکھ لیا، مگر پروین عرف پینو کا کوئی نام و نشان نہ مل سکا۔ آخر کار ہم زیر حراست افراد کو لے کر تھانے آ گئے۔ واپسی سے پیشتر میں نے سپاہیوں کو آستانے کی نگرانی کے لیے وہیں چھوڑ دیا تھا۔ جب ہم تھانے پہنچے تو رات کے 8 بج رہے تھے۔ ابھی کچھ زیادہ وقت نہیں ہوا تھا، مگر یوں محسوس ہوتا تھا جیسے آدھی رات بیت چکی ہو۔ سردی اپنے شباب پر تھی اور پورے علاقے میں ہو کا عالم طاری تھا۔ میں نے گرفتار شدگان کو حوالات میں ڈال دیا۔ ASI نزاکت شاہ لاہور سے واپس آ گیا تھا۔ میرے پوچھنے پر اس نے ساجد کے بیان کی تصدیق کر دی۔ اب ساجد کو حوالات میں بند رکھنے کی ضرورت نہیں رہی تھی، اس کی بے گناہی ثابت ہو چکی تھی۔ پینو کے اغوا سے اس کا کوئی تعلق نہیں تھا، اس لیے میں نے اسے جانے کی اجازت دے دی۔ وہ میرا شکریہ ادا کر کے جانے لگا تو میں نے مسکراتے ہوئے کہا، بچو، اب بھول کر بھی اس سینما کا رخ نہ کرنا۔ وہ جھینپ گیا، پھر تیز تیز قدم اٹھاتے ہوئے وہاں سے چلا گیا۔ آج مطلع صاف تھا، چاروں طرف خوشگوار دھوپ پھیلی ہوئی تھی۔ میں جب تھانے پہنچا تو دن کے 11 بج رہے تھے۔ گزشتہ رات میں 2 ہٹے کٹے کانسٹیبلوں کی ڈیوٹی میں لگا کر آیا تھا کہ وہ حوالاتیوں پر کچھ محنت کریں۔ پتھر بھی ان کے سامنے بولنے لگتے تھے۔ مرغن کھانے والا چربیلا پیر کہاں تک مزاحمت کر سکتا تھا، اسے اپنے کالے کرتوتوں کا اعتراف کرتے ہی بنی۔ اس کے اعتراف کا خلاصہ میں آپ کی خدمت میں پیش کرتا ہوں۔ پیر مستان شاہ ایک طویل عرصے سے سادہ لوگوں کو بے وقوف بنا رہا تھا۔ لوگ اس کی شوفتوں کو اس کی روحانی قوتوں سے تعبیر کرتے اور اس کے مرید ہو جاتے۔ یہ اس زمانے کی بات ہے جب سائنس نے ابھی اتنی ترقی نہیں کی تھی، نہ ہی گھر گھر ٹیلی ویژن، ڈش اینٹینا اور دوسرے ذرائع ابلاغ کا رواج تھا۔ اس لیے گاؤں دیہات کا عام آدمی بڑی آسانی سے بے وقوف بن جاتا تھا۔ مستان شاہ کے شاطر ذہن نے لوگوں کو مرعوب کرنے کے لیے عجیب و غریب قسم کے ٹونے ٹوٹکے چھوچکے ایجاد کر لیے تھے۔ وہ انڈوں میں سے بالوں کے گچھے، سوئیاں اور مسور اور ماش کی دال برآمد کرتا، اخروٹ اور بادام میں سے تعویذ نکالتا اور اپنے پاس آنے والے پریشان حال لوگوں کو یہی تاثر دیتا کہ اس نے اپنے علم کے زور سے جادو ٹونے کا اثر زائل کر دیا۔ لوگ بآسانی اس کی باتوں میں آ جاتے تھے۔ در حقیقت وہ بادام و اخروٹ کو توڑ کر اس میں سے مغز کو علیحدہ کر لیتا تھا۔ اس کام میں وہ بڑی احتیاط کا مظاہرہ کرتا اور اس کی کوشش ہوتی کہ بادام یا اخروٹ 2 پیس میں ٹوٹیں۔ بعد ازاں وہ خود ساختہ تعویذ 2 حصوں کے درمیان رکھ کر انہیں گوند سے جوڑ دیتا۔ اسی طرح وہ مختلف انڈے بھی تیار کر لیتا تھا۔ انڈے کے چھلکے میں کسی نوکدار چیز سے چھوٹا سا سوراخ کرنے کے بعد اس سوراخ کے راستے میں مختلف قسم کے بال اور سوئیاں، دالیں انڈے کے اندر داخل کرنا اس کے لیے کوئی مشکل کام نہ تھا۔ پھر وہ سرنج کی مدد سے اپنی مرضی کا رنگ بھی اسی سوراخ سے انڈے کے اندر انجیکٹ کر دیتا۔ بعد ازاں سوراخ کو گوند سے بند کر دیتا اور انڈے کو بوائل کر لیتا، جس سے انڈے کے اندر پائی جانے والی زردی اور سفیدی سخت ہو کر جم جاتی۔ ان تیار شدہ انڈوں پر وہ مختلف مکروہ جانوروں کی شبیہ بنا لیتا۔ اس کے بعد سارا ہاتھ کی صفائی کا کھیل تھا۔ تیار شدہ انڈے، بادام اور اخروٹ اس کے سامنے رکھی ہوئی صندوقچی کے ایک خفیہ خانے میں موجود ہوتے تھے۔ وہ سائروں کے لائے ہوئے انڈے یا بادام یا اخروٹ پر قلم کاری کرنے کے دوران میں اسے اپنے تیار کردہ انڈے یا بادام یا اخروٹ سے تبدیل کر دیتا۔ اس کے بعد جو کچھ بھی ہوتا اس کی تفصیل میں جانے کی ضرورت نہیں ہے۔ مستان شاہ نے اپنی بے لگام شیطانی خواہشات کی تکمیل کے لیے بعض معصوم لڑکیوں اور عورتوں کو بھی ہوس کا نشانہ بنایا تھا۔ پینو اس کا 7واں شکار تھی۔ پینو سے پہلے
बेआबरू होने वाली लड़कियों में से बाज़ ने सदाए एहतजाज बुलंद करने की कोशिश की तो खतरनाक नताइज की धमकियां देकर इनकी ज़बानों पर ताले डाल दिए गए। एक आध ने तो पीर साहब के करिश्मों के रौब के सबब एहतजाज तो किया, किसी किस्म की मज़ाहमत भी न की और इस जुल्म को अपनी तकदीर समझकर खामोशी इख्तियार कर ली। पीनो इन 6 लड़कियों के बरक्स साबित हुई थी। उसने न सिर्फ ये कि पीर साहब के मज़मूम मज़ाहिम के खिलाफ परचम एहतजाज बुलंद किया, बल्कि उल्टा उसे संगीन नताइज की धमकियां भी दे डाली। मजबूरन पीर साहब ने पीनो को हमेशा के लिए खामोश कर दिया। इस शैतानी खेल में खंडी और अल्लाह रखी का किरदार मस्तान शाह के एजेंटों का सा था। वो शिकार खेलने पर मामूर थे। अल्लाह रखी जानती थी कि चौधरी रब नवाज हाथ धोकर पीनो के पीछे पड़ा हुआ था और इसे यह भी मालूम था कि पीनो चौधरी को सख्त नापसंद करती है। वकुआ से 2 रोज़ पेशतर घर की लिपाई के लिए छप्पर में से मट्टी निकालने गई तो वहां इसकी मुलाकात अल्लाह रखी से हो गई। अल्लाह रखी ने मुनासिब मौका जानकर पीनो की दुखती रग पर उंगली रख दी और इसे राह दिखाई कि वो छोटे चौधरी से पीछा छुड़ाने के लिए पीर मस्तान शाह से जादू असर वाला तावीज़ ले ले। साथ ही उसने पीर साहब की ढेरों तारीफें भी कर दी। पीनो ने सोचने की मोहलत ली और आखिरकार अल्लाह रखी की तजवीज़ पर अमल करने के लिए तैयार हो गई। वो हर सूरत में रब नवाज से पीछा छुड़ाना चाहती थी। अल्लाह रखी ने मस्तान शाह को पहले ही बाखबर कर दिया था। जुमेरात की शाम को जब वो पहुंची तो धमाल अपने उरूज पर थी। अल्लाह रखी पीनो को बड़े हाल में ले जाने के बजाय सीधा मस्तान शाह के हुजरे में ले गई, फिर अभी आई का कहकर वहां से खिसक गई। मस्तान शाह ने पीनो की विपदा सुनने के बाद शराफत का लिबादा उतार फेंका और अपने हथकंडे पर उतर आया। पीनो इसके अज़ाइम की तकमील के लिए हरगिज़ तैयार नहीं थी। मजीद बरआं इसने पीर साहब का पोल खोलने की धमकी भी दे दी। मस्तान शाह ने खेल बिगड़ता देखा तो गला घोटकर पीनो का काम तमाम कर दिया। बाद अज़ां हस्बे मंशा लाश की बेहुरमती करता रहा। कल जब मैंने अल्लाह रखी से मुलाकात की थी और उसने बताया था कि पीनो उसके साथ तावीज़ लेने मस्तान शाह के पास गई थी तो मैंने अल्लाह रखी पर यह बात वाज़े कर दी थी कि इसके बयान की तस्दीक के लिए मैं पीर साहब से भी ज़रूर मिलूँगा, मगर इसे ये तवक्को नहीं थी कि मैं इसी शाम ये कदम उठा लूँगा। वो अपनी दानिश में पीर साहब को मेरी मुतवक्के आमद से मुत्तला करने गई थी ताकि वो पीनो के सिलसिले में मोहतात हो जाएं, मगर इसके वहां पहुंचते ही पासा पलट गया था। मैंने मस्तान शाह की निशानदही पर पीनो की लाश बरामद कर ली। इसे नहर के अंदरूनी हिस्से में पुल के करीब रेत में दबाया गया था। सर्दियों में आमतौर पर नहरों में पानी बहुत कम हो जाता है, बस नहर के वस्त में पानी एक लकीर के मानिंद बहता रहता है, जबकि दोनों किनारे खासे अंदर तक खुश्क ही रहते हैं। मैंने पीनो की लाश को पोस्टमार्टम के लिए शहर के अस्पताल भिजवा दिया और तमाम कानूनी कार्रवाई मुकम्मल करने के बाद मस्तान शाह, खंडी और अल्लाह रखी के खिलाफ चालान तैयार कर लिया। तीनों ने अपने अज़ाइम को इकबाल कर लिया था, लिहाजा किसी किस्म के रिमांड की ज़रूरत नहीं थी, लेकिन केस अपनी जगह बहुत मजबूत था। वो तीनों किसी भी सूरत बच नहीं सकते थे। दूसरे रोज़ यानी कि सोमवार को मैंने चालान अदालत में पेश कर दिया। अदालत ने इब्तिदाई कार्रवाई के बाद इन तीनों पर फर्द जुर्म आयद करके इन्हें जुडिशल रिमांड पर जेल भेज दिया था। अदालत में वो केस ज़्यादा से नहीं चला था और जहाँ तक मुझे याद है तीसरी या चौथी पेशी पर ही इन्हें सज़ा सुना दी गई थी। मस्तान शाह को कत्ले अमद के जुर्म में उम्र कैद और 30 कोड़ों की सज़ा हुई थी, जबकि खंडी को आनत जुर्म और उक़्फ़ाए जुर्म के तहत 5 साल कैद बामशक्क़त और अल्लाह रखी को 2 साल कैद महज हुई थी। परवीन उर्फ पीनो की तदफीन के ठीक 1 साल बाद इसकी कब्र के पहलू में एक और कब्र का इजाफा हो गया। ये साजिद की कब्र थी। पीनो को पेश आने वाले वाक़ये के बाद से साजिद चारपाई से लग गया था। हर किस्म के इलाज मुआवजे के बावजूद भी वो संभल नहीं पाया था। डॉक्टरों ने सीने की टीबी बताई थी और इस मूजी मर्ज ने आखिरकार उसकी जान ले ली और वो अपनी महबूबा के पड़ोस में जा बसा।